बोले ठीक। सुख मतलब आज एक्चुअल में नॉन ओपन क्लास है, अपन यूट्यूब पे भी नहीं है, तो अपन अब सच सच बात कर सकते हैं। तो ये बताओ कल की क्लास कितने बच्चों को समझ में नहीं आई? तो बाद में आके बोल रहे थे ना, अरे अच्छे से हाथ उठाओ, उसी हिसाब से कुछ कुछ डिसाइड करना। व्हेन आई से कि नहीं आई, 60 तो बहुत है। नहीं आई मतलब हाउ टू यूटिलाइज द कंटेंट दैट वी डिस्कस्ड यस्टरडे, व्हाट इट मीन्स। ऑफ कोर्स पता तो है ही, बट जो कल पढ़ा है उसको यूटिलाइज कैसे करना, आंसर में कैसे डालें, वो कितनों को समझ में नहीं आया। कुछ तो क्लास के बाद आके मुझे बोल के गए थे एंड ऑल, ठीक है। और किसी ने जाके आंसर लिखा था कल? हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिटन द आंसर? नॉट द वन विच आई गेव, दैट वाज ओनली अ पार्ट ऑफ द आंसर, बट फुल आंसर, मतलब कोई पीवाई उठा लिया या कुछ और उठा लिया, 1 2 3 4 5, समझ में नहीं आया फिर भी लिख लिया। So what we discussed yesterday is about some keywords, some facts that we discussed, 1 or 2 concepts that we discussed. For example, the foreign trade policy, challenges, etc. and all these things. And the template. We crammed the template, है ना? याद हो गया ना? हाँ, तो फिर पहले बता दो। Land divided into 2 parts. कौन कौन सा? Corruption and करप्शन, क्लियरेंस, टैक्सेशन वाला कंपोनेंट, डिक्रीजिंग एफडीआई, 4 पार्ट थे उसके। देन कम्स द लेबर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कौन कौन सा? कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट एंड आईपीआर एंड आरएनडी। फिर कैपिटल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। क्या क्या? एक्सेस टू क्रेडिट एंड सेकंड एनपीएस एंड एनबीएफसीज का इशू चल रहा है। एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर क्या हुआ? ग्लोबल वाला एक इशू चल रहा है। फिर इंडिया के स्ट्रक्चरल चेंजेस जो आए हैं एटसेट्रा, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, और लास्ट वी हैव इज द सेक्टर स्पेसिफिक वाला पार्ट। तो ये 7-8 होंगे। सो यस्टरडे वी डिस्कस्ड इट, मतलब ऑल्दो वी सेड क्लासेस विल बी ऑन 26, 27, 28, 29 अबाउट द 4 थीम्स, बट माई किंगडम माई रूल्स, सो आई एम गोइंग टू एक्सटेंड इट। थोड़ी 1-2 क्लास और लेनी पड़ेंगी आपको, बिकॉज मैंने आज वाली क्लास बीच में फिट किया। आज वाली क्लास में क्या करेंगे कि वी आर गोइंग टू सॉल्व एटलीस्ट 3 or 4 क्वेश्चंस थ्रू दैट टेम्पलेट दैट वी डिस्कस्ड। सो आज क्लास में बैठ के वो आंसर्स लिखेंगे, मतलब टेम्पलेट फिल करेंगे। एंड देन इन टुमारोज क्लास और मे बी इन सम अदर क्लास वी आर गोइंग टू यूज दोज कीवर्ड्स ऑन दोज आंसर्स। एक आपको टॉपर आंसर मिलेगा कि यार दिस इज हाउ, उसमें कुछ कुछ कीवर्ड उसने यूज किया होगा, क्यूईपी वाला टेम्पलेट तो उसने यूज किया ही है बच्चे ने। देन वी आर गोइंग टू कवर की हाउ वी कैन यूटिलाइज दोज कीवर्ड्स दैट वी डिस्कस्ड। 15-17 कीवर्ड्स ओवरऑल हैं, कल शायद 7-8 डिस्कस किए थे, वे फॉरवर्ड वाला बचा हुआ है। तो अब उसमें से कौन कौन सा कीवर्ड एक्चुअली उस आंसर्स में हम यूज कर सकते हैं, दैट विल बी द थर्ड फेज। टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी आर गोइंग टू यूज द टेम्पलेट फॉर 3 or 4 क्वेश्चंस, एंड दैट वी आर गोइंग टू यूज इन द क्लास अलॉन्ग विद अदर थिंग्स जो अपन को पढ़ना है। स्ट्रक्चरल इशू क्या है, रिसेशन क्या है, एटसेट्रा, डी डॉलराइजेशन ऑफ द इकोनॉमी क्या है। तो कंसेप्ट तो अपन पढ़ेंगे ही, बट ये एक एक्सरसाइज करेंगे ½ an hour की, 7-8 minutes पर क्वेश्चन का। एक बार ये फिनिश हो जाएगा, फिर ये थर्ड होगा। ऐसा अपन 2-3 थीम्स के साथ में करेंगे, सो दैट वी कैन कवर 3 or 4 टेम्पलेट्स। फिर टेम्पलेट को मैं क्लास में कवर कराना थोड़ा कम कर दूंगा, 1 या 2 क्वेश्चन में कराऊंगा, फिर अपन घर जाके करेंगे। एंड वंस वी आर डन विद दिस नॉलेज ऑफ टेम्पलेट, हाउ टू यूज इट एटसेट्रा एंड ऑल दिस थिंग्स, तो फिर मे बी इन अनदर 15 days यू विल हैव इनफ नॉलेज टू यूटिलाइज टेम्पलेट डायरेक्टली इन द फाइनल क्वेश्चंस जो आप टेस्ट सीरीज वेस्ट सीरीज कर रहे हैं अपन उसमें, ठीक है। तो इस प्रोसेस को रखेंगे। तो आज की क्लास में जो पढ़ाएंगे प्लस थोड़ा सा होमवर्क ड्रिवन वाला, मतलब क्लास वर्क ड्रिवन वाली क्लास रहने वाली है। चलो, यस्टरडे वी डिस्कस दिस, ये फाइनल बना दिया है मैंने, तो आपको शेयर कर दूंगा एक साथ में। अब वी हैव 2 ऑप्शंस, इधर आई आस्क द टीम एक्चुअली टू क्रिएट सच 100 सच माइक्रो डायग्राम्स, not only specific to economics but GS1 also, GS2 also, GS3 also, and maybe even GS4 as well, कि 1950 से कंपेयर कर दो आप, कि अगर अपन GS2 पढ़ रहे हैं, पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं, तो ये बताओ पार्लियामेंट सिटिंग 1950 में कितनी हुई थी और आज कितनी चल रही है। ये बताओ कि अगर केसेस चल रहे थे, केसेस अगेंस्ट वुमेन, 1950s में कितना था, 70s में कितना है, 90s में कितना है, 2022 में कितना है। सो एक साथ में वो बुकलेट चाहिए 1 महीने बाद, कि क्लास में भी कवर करते रहते हैं और एक साथ बाद में ही बुकलेट काम आ जाएगा। आई थिंक दैट मेक सेंस, सो दैट यू कैन यूज दीज डायग्राम्स इन द एग्जाम, जो अपन टेस्ट सीरीज लिख रहे हैं उसमें अपन यूज कर पाए। तो ये बन गया, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा सॉफ्ट कॉपी में। चलो फिर विल स्टार्ट फ्रॉम रिवीजन।
जल्दी जल्दी बता दो। रियल जीडीपी वैल्यू बंद करते हैं। रियल जीडीपी वैल्यू 2.5 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स, कितना इक्विवेलेंट टू कितने लाख करोड़? 200 लाख करोड़ के आसपास में चल रहा है। नॉमिनल में कितना है? 4 ट्रिलियन डॉलर्स, रफली इक्विवेलेंट टू 8 4 32, 320 लाख करोड़ के आसपास में। देन ग्रोथ रेट कितना था? 8%। जीडीपी रैंकिंग, नाउ वी आर द 5th लार्जेस्ट, 2014 11th लार्जेस्ट, पीपीपी 3rd, और पर कैपिटा में पीपीपी 140 रैंक है इंडिया की। बट उस फैक्ट को यूज नहीं करेंगे यहां पर, अच्छा फैक्ट नहीं है, खराब है। पर कैपिटा में इंडिया इज 2500, यूके इज 50,000। एग्रीकल्चर इंडिया का शेयर 16-17%, वर्ल्ड एवरेज 6%, यूएस यूके 1%, चाइना 8%, ग्लोबल एवरेज 6%। इंडस्ट्री शेयर 30%, मैन्युफैक्चरिंग 17%, ग्लोबल एवरेज इंडस्ट्री 30%। मैं ही बता रहा हूं, तुम्हें बताना है। 65% इज सर्विसेज का शेयर। शेयर इन एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर 45%, इंडस्ट्री 25%, सर्विसेज 30%। सर्विसेज सेक्टर छोड़ दिया था, ठीक है। रियल टर्म्स में पर कैपिटा 1.5 समथिंग, वो 2500 को 80 से मल्टीप्लाई कर लेना, आ जाएगा वो। फिस्कल डेफिसिट 5.4% के आसपास में। नया बजट आएगा तो नए वैल्यूज आएंगे हमारे पास में। कॉजेज ये अपन ने डिस्कस कर लिया था। रेवेन्यू साइड में भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हुआ है। सेविंग्स टू जीडीपी रेशियो 30%, पहले 32 था, कम हो गया। एंड इन्वेस्टमेंट 32 हो गया, 34 था, बट दैट इज इंक्रीजिंग, अभी इंक्रीज हो रहा है। फिनिश हुआ। देन ट्रेड एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ये सब कर लोगे 45%, वर्ल्ड एवरेज 55%। तो this also depicts that India is less connected to the world and more internal demand based economy है अपना। टोटल एक्सपोर्ट मर्केंडाइज का 770, नहीं, ओवरऑल एक्सपोर्ट इज 770, मर्केंडाइज इज, एक्सपोर्ट इज 450, सर्विसेज इज 300 के आसपास में चल रहा है। इंडिया शेयर इन वर्ल्ड एक्सपोर्ट 2.2% के आसपास में। चाइना यूएसए, चाइना इज 15%, यूएसए इज 9%। टोटल इंपोर्ट 900 के आसपास में, याद कर लेते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है? 2% के आसपास में। रेमिटेंसेस 100 पुराना था, 120 बिलियन डॉलर के आसपास में हो गया। एफडीआई एंड ऑल डिपिट का डेटा। फॉरेक्स रिजर्व 600 बिलियन डॉलर के आसपास में। इंपोर्ट कवर ऑफ 9 मंथ्स। इंडिया इज द 5th और 6th लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये अपने को याद है, डन। ये भी अपने को याद है, ये भी डन है। वैसे अपन ने कीवर्ड्स थोड़े से छोड़ दिए थे, है ना? तो पहले कीवर्ड्स पढ़ लेते हैं। इसके शॉर्ट नोट्स बनाए हैं क्या कीवर्ड्स के आज घर जाके, या अभी नहीं बनाए हैं? तो 2-3 थीम्स हो जाने देते हैं, उसके बाद बना लेना। फॉर सैंपल आई विल शेयर द हैंडआउट्स ऑफ वैभव आनंद शर्मा विधि। उसके बन गए, बट वो ऑनलाइन ड्राइव में शेयर करेंगे, वहीं से उठा लेना बस। चलो, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस कीवर्ड्स दैट वी कैन डायरेक्टली यूज इन द वे फॉरवर्ड। So first one is from economic complexity to economic prosperity. It means इतना complex economic system है, इतने rules, regulations हैं, etc. कि it has led to decrease in the growth rate. But economic should provide you a platform, an escalator to increase the prosperity. तो किन किन सेक्टर्स में यूज करेंगे अपन की? अभी वो इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी फेस कर रहे हैं, लेकिन अगर रिफॉर्म कर देंगे, और वी नीड टू मूव इट फ्रॉम इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। टेक द एग्जांपल ऑफ एमएसएमई, कि जो एमएसएमई है वो अभी इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी की प्रॉब्लम में है। वी नीड टू मूव एमएसएमई फ्रॉम इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। और कहां कहां यूज कर सकते हैं अपन? टैक्सेशन सिस्टम तो है, एफडीआई वाला कर सकते हैं, कि सिंगल विंडो सिस्टम लेके आएंगे अगर अपन, एक्सपोर्ट पॉलिसीज के प्रोविजंस अच्छा बनाएंगे, तो उस वजह से होगा। अपन एक वो 2016 में साइन भी किया था ना, वो क्या नाम था, 1 जनवरी को, जो प्री में क्वेश्चन भी आया था, डैश ट्रेड फैसिलिटेशन का कुछ था यार, कुछ था ना, 1 जनवरी को साइन हुआ। यूपीएससी इसी में खेला था कि वो 2016 को साइन नहीं हुआ था, 17 को साइन हुआ था, और वाइस वर्सा।
याद आ रहा है क्वेश्चन कुछ कुछ? थैंक यू सो मच। ऐसा कुछ है, मतलब कुछ तो था, वो वाला विंडोज लाएंगे। और कहां यूज कर सकते हैं इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी? एग्रीकल्चर में कर सकते हैं। स्टेट अलग, लोकल बॉडीज अलग, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग, एक्विजिशन अलग। ट्रेड करना है तो इंट्रा स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट, इंटर स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट, एपीएमसीज के इशू हैं, ई कॉमर्स के इशू हैं, लैंड लीजिंग के इशू हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स के इशू हैं, तो एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं। वी नीड टू शिफ्ट एग्रीकल्चर फ्रॉम इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। ब्रैकेट में डाल देना डबलिंग फार्मर्स का। और कहां यूज कर सकते हैं इसको? फाइनेंसेस ऑफ सेंट्रल स्टेट, तो फिर फाइनेंस कमीशन एंड ऑल इन सब में भी यूज कर सकते हैं यहां पर। फाइनेंस कमीशन। लॉजिस्टिक्स में भी यूज कर सकते हैं। लॉजिस्टिक्स होता क्या है? प्रोडक्शन पॉइंट से लेके फाइनल कंजम्पशन के बीच में जितना भी आ रहा है। ट्रांसपोर्टेशन इज ओनली वन ऑफ द कंपोनेंट। अपन इंफ्रा में पढ़ लेंगे वैसे लॉजिस्टिक्स पे। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बट हाँ डिसइन्वेस्टमेंट में भी यूज कर सकते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट विल मूव और विल शिफ्ट फ्रॉम पीएसयूज फ्रॉम इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। और बैंकिंग में आज तक कोई सवाल नहीं आया। कर सकते हैं बट अपने काम का नहीं है। स्टील अच्छा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी मेकिंग, इंडस्ट्रियल पॉलिसी मेकिंग में कर सकते हैं कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी चाहिए गवर्नमेंट को, इस तरीके का कुछ क्वेश्चन आ सकता है, वहां डाल सकते हैं अपन। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी शुड मूव इंडिया और इंडियाज इंडस्ट्री फ्रॉम इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। जिसका ओरिएंटेशन सेशन था क्यूईपी का, जो कुछ कुछ लिया था, जिसमें मैंने टॉपर्स के वे फॉरवर्ड दिखाए थे आपको कि हाउ दे हैव यूज्ड एक्चुअली डायरेक्टली कीवर्ड्स फ्रॉम हियर टू हियर। वो कल एक और लिस्ट ला देंगे आपको, एटलीस्ट 15 रेडीमेड कंक्लूजन्स की लिस्टिंग कि डायरेक्टली दे शिफ्टेड फ्रॉम टू दिस, फ्रॉम टू दिस, फ्रॉम टू दिस। मतलब गिव मी एटलीस्ट 10 days टू गेट एक्लेमेटाइज्ड टू दिस टाइप ऑफ टीचिंग। मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, अपने को लगेगा बकवास है, पता नहीं, ऊंची दुकान फीके पकवान या नीचे दुकान ऊंचे पकवान। 10 दिन के आसपास का टाइम देना आप मुझे टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ आंसर राइटिंग, वो देना ही पड़ेगा। और कहां करेंगे? एक्सपोर्ट में कर लेंगे, आईपीआर में भी कर लेंगे। ठीक है, इतना बहुत है। हाँ, स्टार्टअप इकोसिस्टम, सही बात है यार। लोकल गवर्नमेंट में इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी, तो वहां तो सोशो इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी डाल देते हैं, वहां सिर्फ इकोनॉमिक ही क्यों डालना है अपन? सोशो इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। ये वाला भी तो है कि व्हाई वी हैव टू यूज ओनली इकोनॉमिक इन बोथ द साइड्स। पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटी टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो सकता है एट प्रेजेंट, कि कहीं भी जहां पॉलिटिकल वुमेन एम्पावरमेंट वाले में डाल सकते हैं कि एट प्रेजेंट वुमेन एम्पावरमेंट के बड़े सारे, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन नहीं है, पहले तो एंट्री नहीं मिलती है, एंट्री मिलती है तो इक्वल वेजेस नहीं मिलती है, इक्वल वेजेस मिलते हैं तो ग्रोथ रेट सेम नहीं है, एटसेट्रा एंड ऑल। इसका मतलब पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटी है या सोशो पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटी है, वहां से शिफ्ट होकर जाना है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, वो हो सकता है। ठीक है, गुड। आत्मनिर्भर भारत में डाल सकते हैं इसको, पीपीपी में भी डाल सकते हैं इसको। बोथ विल हैव द स्टेक्स, सेंटर गवर्नमेंट ऑल्सो एंड प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो विल हेल्प इट। Then from reforms to results, reforms means continuous ongoing things, work in progress etc and all, तो वहां से चेंज होकर रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना है अपने को। शिफ्ट द फोकस ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ओनली रिफॉर्म्स टू रिजल्ट्स, सिंपल। देन फ्रॉम आइलैंड्स ऑफ सक्सेस टू मैसिफिकेशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, दिस इज वेरी गुड। मतलब कि अपन एक छोटा सा केस स्टडी पे कुछ करते हैं, वो सक्सेस हो जाता है, बट वहां से वो मैसिफिकेशन पे नहीं जाता है। सो ये कहां कहां यूज करेंगे? आइलैंड ऑफ सक्सेस फार्मा है जैसे, या एक्सपोर्ट है ऑफ लो स्केल आइटम्स, टू व्हीलर्स का एक्सपोर्ट करते हैं अपन, बट वहां से मैसिफिकेशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी नहीं जा रहा है। और कहां कहां यूज कर सकते हैं? हेल्थ में कैसे? बट इतना स्पेस नहीं है ना अपने पास लिखने को, तो ये कह सकते हैं आयुष्मान भारत में कर सकते हैं कि, हाँ बोलो, अरे पहले हेल्थ तो फिनिश करो, कि आइलैंड ऑफ सक्सेस टू मैसिफिकेशन ऑफ डैश वाई प्रॉस्पेरिटी। मैसिफिकेशन ऑफ डैश करेंगे, कुछ और कंपोनेंट ऐड बताओ।
आइलैंड ऑफ सक्सेस है आयुष का, ट्रेडिशनल है वो, एंटी नेशनल लिख देगा इवैल्यूएटर। नहीं नहीं वो नहीं, आजकल वो दिन नहीं चल रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इज आइलैंड ऑफ सक्सेस टू मैसिफिकेशन ऑफ प्रोस्पेरिटी थ्रू एक्सपोर्ट्स। ऐसी तो होगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रखेंगे। सो आइलैंड्स ऑफ सक्सेस यहाँ डाल देना, बीकानेरी भुजिया एटसेट्रा कॉमन करके, कोई भी एक आध प्रोडक्ट जो अपने को याद होगा, टू मैसिफिकेशन ऑफ प्रोस्पेरिटी थ्रू एक्सपोर्ट्स। ग्रीन रेवोल्यूशन यार आजकल इतना उसको पॉजिटिव नहीं काउंट होता है, उसके अपने खुद के नेगेटिव्स थे। ग्रीन एनर्जी एंड ऑल डाल सकते हैं कुछ, ग्रीन एनर्जी, रेन्यूएबल एनर्जी, ई व्हीकल्स, हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी, उन सब में डाल सकते हैं। आइलैंड ऑफ सक्सेस, हाँ बोल बेटा। हाँ बट वो केस स्टडी अपने आप में इतनी स्पेस होगी नहीं अपने पास कि तू उसको एक्सप्लेन भी कर पाए, मतलब GS 1 2 3 में नहीं होगी, तो वो थोड़ा सा इशू होगा। और कहां यूज कर सकते हैं? तुम सब अपने हिसाब की एक नॉलेज बेस पे बैठे हो, आपका कंपटीशन जो आपके आसपास में बच्चा बैठा है, हो सकता है उसने रिवाइज कर लिया हो, नॉलेज आपसे कम हो, तो डोंट फील लाइक यार मेरा पार्टिसिपेशन कम है। ऑफ कोर्स जितना आपका पार्टिसिपेशन होगा क्लास में उतने आप भी कॉन्फिडेंट हो गए, दैट इज फाइन, बट गिव योरसेल्फ 4-5 डेज का टाइम। अगर अपन 4-5 दिन में उस स्टेज में पहुंच जाएं ताकि आप कंट्रीब्यूट कर पाओ तो सब ठीक ठीक चल रहा है। हाँ लेकिन इवन आफ्टर 10-15 डेज अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, देन यू हैव टू मीट मी आउटसाइड द क्लास, तो फिर अपन कहीं गड़बड़ चल रहा है। इसलिए FDI, MG नरेगा, आइलैंड ऑफ सक्सेस टू मैसिफिकेशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ऐसा सही है क्या ये फैक्ट? आज ही आएगा पेपर में। 5 स्टेट्स में मिलकर नहीं आता 80%, बाकियों में और भी कम है क्या? ओनली सिंगल स्टेट इज हैविंग 55%, 53-55%। डिजास्टर प्रिपेयर्ड, ये मैसिफिकेशन ऑफ प्रोस्पेरिटी नहीं जाएगा, फिर वो मैसिफिकेशन ऑफ डैश कुछ और डालना पड़ेगा अपने को, कि फ्रॉम दिस टू दिस। टूरिज्म, हम पूरे टूरिज्म में ही कर लेंगे, द होल टूरिज्म हेयर वी कैन यूज आइलैंड ऑफ सक्सेस। वो मैंने बोल दिया वापस, डोंट रिपीट माई वर्ड्स। फूड प्रोसेसिंग में भी कर सकते हैं मैसिफिकेशन ऑफ प्रोस्पेरिटी। मतलब ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिविजुअल स्मॉल स्केल पे यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए, इट शुड लीड टू मैसिफिकेशन फॉर द लार्जर पॉपुलेशन के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। सो जिसको बोलते हैं ना स्केल न्यूट्रल टेक्नोलॉजी, वैसा होना चाहिए। ठीक है, देन वी हैव प्रो क्रोनी टू प्रो बिजनेस अप्रोच। आएगा नहीं क्वेश्चन, छोड़ भी सकते हैं। प्रो क्रोनी का मतलब है ओनली फॉर द चूजन फ्यूज, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, वहां से चेंज होके प्रो बिजनेस में जाना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अप्रोच करना है, बट लेस एक्सपेक्टेड है इस पे क्वेश्चन आना। ये अच्छा है फ्रॉम इंक्रीमेंटल चेंजेस टू क्वांटम जंप्स। इंक्रीमेंटल चेंजेस टू क्वांटम जंप्स का मतलब है स्मॉल स्मॉल रिफॉर्म्स की जगह पे ब्लू स्काई थिंकिंग करना है, बिग लीप करना है, बिग रिफॉर्म्स करने हैं। जैसे 1991 was not an incremental change but it was a quantum jump. Swachh Bharat mission was not an incremental change in ideology but it was a quantum jump. Startup culture in India was not an incremental change but a quantum jump from the thinking of innovation. और कहां यूज कर सकते हैं? डिजिटलाइज, यूपीआई, डिजिटलाइजेशन कहां हो रहा है? डेटा प्रोटेक्ट जीएसटी में कर सकते हैं। क्रिप्टो की जगह वो करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। क्रिप्टो इज ओनली वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दिस। और कहां यूज कर सकते हैं? हाइड्रोजन नहीं है यार, हेल्थ इंश्योरेंस में पढ़ाएंगे अपन, इंडिया बहुत ही पीछे है हेल्थ इंश्योरेंस। ग्रीन रेन्यूएबल एनर्जी में कर सकते हैं अपन, रेन्यूएबल एनर्जी, सॉरी फ्रेट कैसे, मतलब सर्विस सेक्टर नहीं है। वही मैं कल आपको डिस्कस कर रहा था कि इंडिया का सर्विस सेक्टर 52-53% देता है। वी आर नॉट इवन इन टॉप 10, वर्ल्ड एवरेज है 65%। तो कहां सर्विस सेक्टर को अपन कहेंगे कि वो क्वांटम जंप था? धीरे धीरे बढ़ रहा है अपना, रेमिटेंसेस भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। 2008 से अपन टॉप पे हैं वर्ल्ड में, तो वो कहां ही क्वांटम जंप आया?
मेक इन इंडिया भी कहां चला, ये कांग्रेस के सारे स्कीम फेल हो गए। स्पोर्ट्स, डिफेंस, हाँ इंडिजनाइजेशन ऑफ डिफेंस कर सकते हैं उसमें। इंक्रीमेंटल चेंजेस की जगह वी नीड टू शिफ्ट फ्रॉम इंक्रीमेंटल चेंजेस टू क्वांटम जंप्स फॉर इंडिजनाइजेशन ऑफ डिफेंस। तो एक ही आ गया डिफेंस, फिर अपने आप कर लेना। वुमेन एम्पावरमेंट में क्या किया अपन ने, क्वांटम जंप। अच्छा हाँ, तो वो कर सकते हैं, वी नीड टू, पर बट फिर भी कुछ ब्रैकेट में लिखना तो पड़ेगा। पार्लियामेंट रिजर्वेशन का क्वेश्चन आएगा तो वहां लिख सकते हैं कि इट इज अ स्टेप, इट इज नॉट एन इंक्रीमेंटल चेंज बट अ क्वांटम जंप फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। समझ में आ रहा है? यस नो कि पीछे पता नहीं क्या बकवास कर रहा है। वो जो सेकंड में जो मैं स्टेटमेंट बता रहा हूं ना, दैट इज व्हाट एक्चुअली द कंक्लूजन दैट यू हैव टू यूज, दैट रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट इज नॉट एन इंक्रीमेंटल चेंज बट ए क्वांटम जंप फॉर वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया। ठीक है, बोलो। साइबर सिक्योरिटी में, स्किल में भी तो कर सकते हैं, स्किल इन साइबर या नॉर्मल स्किल वाले पार्ट में। दैट्स न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में कर सकते हैं, फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, स्टंटेड पॉपुलेशन वाले पार्ट में। सिर्फ बताना नहीं है, लिखते भी चले जाना है, मतलब सिर्फ बता बता के फिर कहां चला आ रहा है, कहां, अगर कहां आ रहा है, ग्रीन रिवॉल्यूशन में ही तो फेल हुआ वो। अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल होता बहुत अच्छा, या फूड सिक्योरिटी सक्सेसफुल होता बहुत अच्छा, तो 20% पॉपुलेशन माल नरिश थोड़ी होती। उसको सॉल्व करने के लिए तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे फोकस करना पड़ेगा ना, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे तो फोकस किया ही नहीं अपन ने, तो उसमें क्वांटम जंप लेगा तभी तो स्टंटेड पॉपुलेशन को कम करेंगे अपन। इसीलिए ये है, वी नीड टू शिफ्ट फ्रॉम इंक्रीमेंटल चेंजेस टू क्वांटम जंप्स टू रिजॉल्व द स्टंटेड मालनरिश्ड पॉपुलेशन। अरे थांबा थांबा, हाँ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन में ठीक ही है यार, उसमें तो माहौल वैसे। वेस्ट मैनेजमेंट में कर सकते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत है, बहुत है, बहुत। हम इसको पीछे छोड़ चुके हैं, बाकी घर जाके करेंगे। देन फ्रॉम फ्रेजाइल 5 टू टॉप 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। फ्रेजाइल 5 का मतलब था, फ्रेजाइल इकोनॉमीज आए थे आफ्टर 2008 रिसेशन। इन 2008 recession started from developed country, USA entered into developing countries, but because developed countries adopted a model of expansionary fiscal policy, they started giving loan at 0% interest rate. तो वहां से कंपनीज ने 0% इंटरेस्ट रेट लोन उठा के पैसा उठाया डॉलर, और डेवलपिंग कंट्रीज में डालते चला गया पैसा, विच हैज मेड द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम मोर फ्रेजाइल। तो इसीलिए उस टाइम पे एक वर्ड चल रहा था, जैसे पिग इकोनॉमी आया था, फिर पिग्स इकोनॉमी आया था यूरोप के लिए, वैसे ही फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज आया था। वो 5 इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड विच वर डिपेंडेंट अपॉन लॉट ऑफ एफडीआई एंड एफआईआई, उसको बोलते थे फ्रेजाइल 5। So when the honorable prime minister entered into the system in 2014, India was considered as, पुराने बच्चों को समझ में आ रहा है sarcasm, India was considered as the fragile 5 economies. So कहते हैं हम fragile 5 से top 5 में ले आए, तो ये यूज कर सकते हैं। Anyways, YouTube तो अलग है, एक सच है, whether you like it or you don't like it. So if you want to clear the exam, you can't be anti-government. वो simple है, you can be neutral, you can be pro. अपन न्यूट्रल और पॉजिटिविटी की तरफ चलते हैं रादर देन क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म करके अपन यूट्यूब पे व्यूज ले आएंगे, बट आपको पेपर पास करना, तो उसके लिए गवर्नमेंट या यूपीएससी विच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और उसके मेंबर गवर्नमेंट ही लेके आता है, तो इवैल्युएटर भी गवर्नमेंट ही लेके आता है। सो दे कैन नॉट बी एंटी गवर्नमेंट, ये पक्का है। दे कैन बी न्यूट्रल ऑफ कोर्स, एकेडमिशियन फिर किसी की नहीं सुनता, और दे कैन बी प्रो गवर्नमेंट, आइडियोलॉजी वाइज कह रहा हूं, बट दे कैन नॉट बी एंटी गवर्नमेंट। So, अगर एंटी गवर्नमेंट होगा ही नहीं, तो अपन को एटलीस्ट वो हिंदू वाली आइडियोलॉजी तो साइड में रखनी है। सो अपन इंडियन एक्सप्रेस की तरह लिखेंगे, सो वैसी आंसर्स लिखना है। सो विकसित भारत, टॉप 5 एंड ऑल, अपने को लिखने ही लिखने हैं, दे शुड बी पार्ट ऑफ आवर आंसर, वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट। आई डिडंट लाइक इट इनिशियली, सो आई गॉट सेकंड रैंक इन JNU।
देन आई लेफ्ट जेएनयू आफ्टर 6 months. तो उसके बाहर भी दुनिया है. तो पेपर में अपन प्रो गवर्नमेंट या न्यूट्रलिटी में ही चलेंगे. व्हेन आई से प्रो गवर्नमेंट मतलब उसकी बहुत सारी स्कीम डाल दिया, उसकी जो आइडियोलॉजी है, जो अपन स्पीचेस वगैरह पढ़ेंगे उसमें से कंटेंट उठा के डाल दिया. बिकॉज वही कंटेंट न्यूज़पेपर कवर करता है और वही न्यूज़पेपर पढ़ के इवैल्यूएटर आपको मार्क्स देगा. मॉडल आंसर विल ओनली बी ऑफ 3-4 पेजेस ना. उसके अलावा तो उसकी पैसिव नॉलेज है. पैसिव नॉलेज विल बी डिराइव्ड फ्रॉम द प्रिंट मीडिया एंड प्रिंट मीडिया विल कवर द न्यूज विच इज एक्चुअली इन द न्यूज. तो वो वैसे ही चलना है. चलो फिर फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 आगे, विच इज अ वेरी गुड कीवर्ड. अब आप 5 ट्रिलियन जाओ, एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ाना है, विकसित कैसे करना है, एटसेट्रा एंड ऑल, ये बढ़िया है कीवर्ड. नया भारत, बस गिव मी फ्यू मोर सेकेंड्स. नया भारत, नए आविष्कार, नई समृद्धि, न्यू इंडिया, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू प्रोस्पेरिटी. दिस कैन बी ए सब हेडिंग इन एसे एज वेल. एथिक्स में भी यूज कर सकते हैं अपन इसको, और जीएस 1, 2, 3 में तो कर ही सकते हैं. अब बोलो. हाँ, कौन बोल रहा था? इंट्रो में बट अपन स्कीम्स नहीं लिखते ना. वे फॉरवर्ड में क्या लगा? बाय इंप्लीमेंटिंग दी स्कीम्स एटसेट्रा एंड ऑल, इंडिया हैज शिफ्टेड फ्रॉम फ्रेजाइल 5 टू टॉप 5 इकोनॉमीज. इसलिए अपन वे फॉरवर्ड का लिए बोल रहे हैं. इंट्रोडक्शन में वी कैन नॉट लिस्ट डाउन द स्कीम्स कि ये किया तो अपन यहां से यहां शिफ्ट हो गए. इसलिए बस 1-2 दिन और दे दो, जब मैं एक्चुअल में आंसर्स दिखाऊंगा देन वी विल अंडरस्टैंड कि इसको इंट्रो में क्यों नहीं लिख सकते, क्यों अपन इसको सिर्फ कंक्लूजन में लिख सकते हैं. इस पर 2-3 और कीवर्ड्स हैं, वो लिख लो. ईज ऑफ डूइंग डैश. ईज ऑफ डूइंग डैश मतलब ऐसे डैश करना है ना. क्या क्या फिल करेंगे? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ट्रेड, वो लॉजिस्टिक वाले में डाल लेंगे अपन. ईज ऑफ डूइंग टेक्नोलॉजी क्या होता है? ईज ऑफ डूइंग इनोवेशन. बोल. ईज ऑफ डूइंग इनोवेशन या ईज ऑफ डूइंग रिसर्च, ईज ऑफ डूइंग इन्वेस्टमेंट, ईज ऑफ डूइंग एग्री बिजनेस. एग्रीकल्चर तो अभी भी कर सकता है, उसको ही एग्रीप्रेन्योर्स कहते हैं. अगर ईज ऑफ डूइंग एग्री बिजनेस होगा तो उससे एग्रीप्रेन्योर बनेगा. एग्रीकल्चर में देखेंगे. ईज ऑफ डूइंग इलेक्शंस, साइमल्टेनियस इलेक्शन से. ईज ऑफ डूइंग गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी से, गुड गवर्नेंस से, डिजिटलाइजेशन से, तो ईज ऑफ डूइंग गवर्नेंस आ जाएगा. बिग डेटा से, मोर डेटा ओपन से, ट्रांसपेरेंसी से, आरटीआई से, सिटीजन चार्टर से, तभी तो होगा ईज ऑफ डूइंग गवर्नेंस. और क्या, और कौन सा कीवर्ड हो सकता है? ईज ऑफ डूइंग ईज ऑफ डूइंग पॉलिसी मेकिंग, सॉरी हेल्थ सर्विस. ईज ऑफ डूइंग हेल्थ सर्विस, ये तो कुछ नहीं बना यार. चार्टर किसका चार्टर? जो क्या मैं समझूं भी तो क्या समझूं. और क्या होगा? ईज ऑफ डूइंग. अरे ऑनलाइन में भी तो बच्चे हैं यार, तुम बताओ यार. हाँ ये देखो कितने बढ़िया हैं. ईज ऑफ डूइंग ओडीएफ. ओडीएफ क्या है ये? क्या? ये तो ओपन क्लास नहीं है. इसने 25,000 ये सब करने को दिए हैं. गलत लिख दिया होगा यार, टाइपो होगा. ऐसे ऐसा तो नहीं हो सकता. आई फाउंड ईज ऑफ डूइंग ओडीएफ करना तेरे को. सही है भाई. ईज ऑफ डूइंग ट्रेड, ईज ऑफ एक्सपोर्ट, ईज ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन. वो कैसे होगा? ओपन डेटा पॉलिसी से होगा, आरटीआई में फुल डिस्क्लोजर करेगा तब होगा, .gov से होगा. ईज ऑफ स्टैब्लिशिंग अकाउंटेबिलिटी भी हो सकता है. मतलब ये तो अपन 1, 2, 3, 4 ऑप्शनल ऐसे सबका कीवर्ड है ये ईज ऑफ डैश. तो मतलब यूज ही करके आना है, नहीं तो पाप लगेगा, बता रहा हूं मैं. ईज ऑफ एग्जिट भी हो सकता है. इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी कोड, चक्रव्यूह चैलेंज. ईज ऑफ यूपीएससी वो बजट वाला लिविंग मत कर देना. एक बार पता है ना, बजट में टाइपो कर दिया था उन्होंने. अरे मैं बताता हूं, मैं वही समझा रहा हूं. इतने साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे तुम्हारे सोचते के टाइम पता होता है कि तुम क्या बोल रहे हो बालक. तो बजट में बाय डिफॉल्ट और बाय मिस्टेक दे सेड वी आर नाउ बैलेंसिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग.
और फिर प्रिंट हो गया सब कुछ एंड ऑल, फिर किसी ने बोला होगा भाई साहब ये क्या कर रहे हो, कहाँ गरीबों को ही हटा रहे हो, गरीब हटाओ। तो फिर उन्होंने उसको चेंज करके बोला ईज ऑफ लिविंग। वी नीड टू बैलेंस इट बिकॉज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज मेजरली फॉर द एंटरप्रेन्योर्स ओनली। सिंगल विंडो ये वो सब तो उसी के लिए हो रहा है ना। ईज ऑफ लिविंग के लिए तो अपने को क्या करना है, अपने को ना पी मॉडल, वो इसको बेनिफिशियल होगा। पीपीपी ने तो सिर्फ इसी को बेनिफिट किया जब तक आप पीपल इसमें ऐड नहीं करोगे। फिर उसने बोला सेल्फ सिग्नेचर वाला जो स्टेप है वो वाला, सिटीजन चार्टर से राइट टू सर्विस शिफ्ट करो तो वो ईज ऑफ लिविंग वाला पार्ट है। वेलफेयर स्कीम्स में एक्सपेंडिचर बढ़ाओ, 85 करोड़ को फ्री राशन दो, फ्री इलेक्ट्रिक, ये सब है ना ईज ऑफ लिविंग के कंपोनेंट्स। सो वो ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बैलेंस करना है। ईज ऑफ एग्री एक्सपोर्ट लिखा है मैंने कुछ कुछ, बाकी ईज ऑफ गेटिंग जस्टिस भी तो हो सकता है। ईज ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, किससे सवाल पूछने तेरे को, इतना कोई वाव नहीं लगा, गवर्नेंस में आ जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट है एक पॉलिसी पैरालिसिस या पॉलिसी एंड इंप्लीमेंटेशन पैरालिसिस टू, वी नीड टू शिफ्ट फ्रॉम पॉलिसी एंड इंप्लीमेंटेशन पैरालिसिस टू डिसीसिव एंड इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग। डिसीसिव एंड इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग। दो हो रहा है बस, है ना। एक है बैलेंसिंग ट्रेडिशनल एंड काइट इकोनॉमी, शायद कल पढ़ा था, KITE लिख लिया था। काइट मीन्स नॉलेज एंड IT बेस्ड इकोनॉमी। सो वी नीड टू बैलेंस ट्रेडिशनल, जो आयुष एंड ऑल जो अपन डिस्कस कर रहे थे ना, ट्रेडिशनल एंड काइट इकोनॉमी। और लास्ट है पीपल एज को पार्टनर्स। पीपल कर लो, सोसाइटी कर लो, कुछ भी कर लो, पीपल एज को पार्टनर्स इन डैश। सो को पार्टनर्स इन ग्रोथ, अपन खेलेंगे ये इंक्रीमेंटल चेंजेस मत कर, अपने क्वांटम जंप चाहिए। सो पीपल एज को पार्टनर इन गवर्नेंस, सोशल ऑडिट एटसेट्रा एंड ऑल से। पीपल एज को पार्टनर्स इन रिफॉर्म्स, पॉलिसी मेकिंग कर लो, रिफॉर्म कर लो। कैसे होगा, जब जन भागीदारी होगी, पीपल्स पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। और कहां यूज कर सकते हैं, अब तुम शुरू करो। पीपल एज को पार्टनर्स इन, सिंपल ही है, ठीक है, बट मतलब ऐसा कीवर्ड नहीं लगा, मतलब कि कंक्लूजन में डालें। ये वही वाला है कि बाय इंप्लीमेंटिंग दिस SDG 5 कैन बी अचीव्ड। डिसीजन मेकिंग एंड डिसेंट्रलाइजेशन में पीपल एज को पार्टनर्स इन डेवलपमेंट में ही डाल सकते हैं, है ना। पीपल एज को पार्टनर्स इन द डेवलपमेंटल मॉडल ऑफ इंडिया, वो अपन डाल सकते हैं। डिसेंट्रलाइज 73rd 74th अमेंडमेंट में एंड ऑल। समझ तो आ रहा है ना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि बकवास कर रहा हूं मैं करता हूं, बट थोड़ा अपन लॉजिकल में चल रहे हैं। समझ आ रहा है ना, ठीक है। और कहां हो सकते हैं पीपल एज को पार्टनर इन, कार्बन क्लाइम, वो बोला था उसने, वो तब बहुत वाव नहीं है। पीपल एज को पार्टनर्स इन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, इन इनोवेशन, रिसर्च एंड पीपल एज को पार्टनर इन रिसर्च इनोवेशन, ठीक है। फिर अपन GS का सिलेबस उठाएंगे, सब एडिट उठाएंगे, सब में डाल देंगे पीपल एज को पार्टनर इन दिस करके। ये भी अच्छा ही कीवर्ड है, मतलब अपन वो तो चाहिए ना, जन भागीदारी, जन आंदोलन, वो तो चाहिए, तो इसीलिए तो लिखा था एज रिफॉर्म्स। अब रिफॉर्म्स में सोशल रिफॉर्म भी हो सकता है, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म भी हो सकता है, पॉलिटिकल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पीपल एज को पार्टनर इन रिड्यूसिंग एक्सट्रीमिज्म, वो सेंटेंस लग रहा है, एक्चुअली है सही, लिख तो सकते ही हैं, बट वो कीवर्ड नहीं लग रहा है। एनीवेज रिवाइज इट। अभी जो है पढ़ाया है कंक्लूजन वाला पार्ट एंड वे फॉरवर्ड 7 से लेके और 13 तक और 2-3 एक्स्ट्रा, इसको रिवाइज कर लो, फिर चलते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं अब।
people as co-partner in democratic planning. Nice. वंस यू आर डन विद दिस फिनिश इट. ये अपन ने कल कवर किया था, इसकी पुरानी कहानी और ये कहानी. इसके आगे वाला पार्ट पढ़ लेना बस. ये दिस इज व्हाट द टेक्स्ट दैट यू हैव टू रीड. देन यहां से मैं पढ़ाता हूं अंडरस्टैंडिंग डेफिनेशंस. ये वाला पार्ट और फिनिश कर लेना. हैंड आउट नहीं मिला है क्या? है एक कॉपी थी मेरे वाली, वो भी मैंने इसको दे दी. वैसे विद्रोह नहीं करते तुम लोग भाई? हैंड आउट दे दे इनको यार. बुकलेट नहीं है तो कब तक आएगी? कल आ जाएगी? कल क्या करेंगे पढ़ के? सॉफ्ट कॉपी से पढ़ लो या तो इतने. फिर एक काम करो, अभी तो ये ओपन ही है, एक तो यहीं से पढ़ लो. एक काम करो, अभी तो वैसे सॉफ्ट कॉपी तो अपलोड हुआ था, बट हार्ड कॉपी पढ़ने का मजा अपना यहीं से पढ़ ले. सॉरी. Teething issues for big structural reforms. मतलब कि अगर मैं कोई इनोवेशन कर रहा हूं, ऐसा नहीं हो चाहिए स्मॉल स्केल पे तो अच्छा चले, जैसे ही बिग उस पे करूं तो फेल हो जाए. जैसे जस्टिस डिलीवरी है, छोटे छोटे लेवल पे सुप्रीम कोर्ट अच्छे जजमेंट देता है, बट ओवरऑल में 4 करोड़ केसेस पेंडिंग पड़े हैं, तो वो स्केल न्यूट्रल नहीं है. जैसे कि अगर मुझे कोई प्रोडक्ट सेल करना है, अगर मैं ई कॉमर्स ले आऊंगा तो ई कॉमर्स इज अ स्केल न्यूट्रल. डिमांड बहुत सारे हैं, सप्लाई बहुत सारे हैं, so उनको कहते हैं स्केल न्यूट्रल टेक्नोलॉजी. सो अगर एग्रीप्रेन्योर्स बनना है तो अपने को स्केल न्यूट्रल टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा. नहीं तो क्या होगा, फार्मर इज ओनली लिमिटेड टू सेल इट्स प्रोड्यूस टू एपीएमसी मंडीज, तो वो स्केल न्यूट्रल नहीं है. तो ई नाम इज अ स्केल न्यूट्रल, ई कॉमर्स इज अ स्केल न्यूट्रल. ये मैं पढ़ाऊंगा आगे, कहीं कीवर्ड आएगा. अरे अपने लिए ही तो नए हैं, मैं कौन सा बना रहा हूं कीवर्ड भाई? या तो सर्वे से उठा रहा हूं या न्यूज़पेपर से उठा रहा हूं आर्टिकल. एक कोई भी 60 इयर्स का एकेडमिशियन सुबह उठ के 2-2.5 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ता है. ये उसका पहला काम है दिन में, चाहे कुछ भी हो जाए. तो उसको ये सब आता है. ये अपने लिए नया है बस. ओहो हो बहुत बढ़िया है. उसको तो सब आता है यार. मतलब उसके लिए थोड़ी कीवर्ड समझने में भी दिक्कत होगा कि स्केल न्यूट्रल क्या होता है. अपन से डबल एज का है वो, यही करता आया इतने सालों तक. इट इज एज इक्विवेलेंट एज कि अपन मॉक इंटरव्यूज देने जाएंगे तो क्या पैनल को मेरी भाषा समझ में आएगी? आई ना यार. हो गया फिनिश? यस नो? अच्छा पढ़ो फिर नेक्स्ट 30 सेकेंड्स. अब हो गया है ना. नेक्स्ट वी हैव इज रिसेशन. क्या है? टेक्निकल क्वेश्चन आ सकता है इस पे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम रिसेशन पर्सपेक्टिव, टेक्निकल वाला. और ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिसेशन? डू यू थिंक दैट इंडिया विल एस्केप फ्रॉम रिसेशन? डू यू थिंक दैट द वर्ल्ड इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स और मूविंग टुवर्ड्स रिसेशन वाला फेज? व्हाट गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप्स एक्चुअली? तो ऐसा करके कुछ कुछ एक टेक्निकल जो क्वेश्चन आता है 1 या 2 हर साल, उसमें से एक रिसेशन हो सकता है. बिकॉज आफ्टर 15 ईयर्स अपन को पता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में एक बिजनेस साइकिल होती है.
आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एक्सपेंशन आएगा, टू मच ऑफ एक्सपेंशन होगा, फिर रिसेशन आएगा. सो आफ्टर 15 years नाउ 2 major economies ऑफ द वर्ल्ड दे हैव एंटर्ड इनटू रिसेशन. एक बाहर निकल गया, वो अलग कहानी है, बट 2024 में ऐसा हो गया. So recession means an economic recession signifies a decline or contraction in the GDP. It is typically recognized after 2 to 3 consecutive quarters of GDP decline. India witnessed negative growth rate उस टाइम पे 1979 और कोविड के टाइम पे. दो तरीके का इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है. एक साइक्लिकल होता है जो आना ही आना है उस वाले पार्ट के लिए, बिजनेस साइकिल का पार्ट होता है, सिंपल है. इट इज शॉर्ट टू मीडियम टर्म, इट कम्स इन द रेगुलर इंटरवल्स बिजनेस साइकिल वाले पार्ट के लिए. काउंटर साइक्लिकल मेजर्स मतलब जो इकोनॉमी में चल रहा है उस समय, उसके अगेंस्ट में कोई भी मेजर लेते हैं उसको कहते हैं काउंटर साइक्लिकल मेजर. अगर इकोनॉमी बूम पे चल रही है तो उसको कम करने के लिए जो मेजर लेंगे वो काउंटर साइक्लिकल होगा. अगर इकोनॉमी रिसेशन की तरफ चल रही है उसको कम करने के लिए मेजर्स लेंगे वो काउंटर साइक्लिकल मेजर होगा. सो ड्यूरिंग ए साइक्लिकल स्लो डाउन, काउंटर साइक्लिकल मेजर मतलब इंक्रीजिंग मनी सप्लाई, फिस्कल पॉलिसी में एक्सपेंशन दे दिया, एमजी नरेगा का आउटले बढ़ा दिया, टैक्सेशन को कम कर दिया, ये सब काउंटर साइक्लिकल मेजर्स होंगे. स्ट्रक्चरल स्लो डाउन है वो है डीप रूटेड, मतलब यू नीड टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी. तो वो स्ट्रक्चरल चेंजेस से ही सॉल्व होगा. तो उसमें इंक्रीमेंटल चेंजेस नहीं चाहिए, उसमें क्वांटम जंप ही चाहिए होगा. सो इट इज अ मोर डीप रूटेड फिनोमिना दैट लास्ट ओवर ए लॉन्ग टर्म. Such slowdowns are driven by disruptive technologies, changing demographies, change in consumer behavior, etc. and all. Structural reform चाहिए जैसे इंडिया ने 1991 में किया था. क्वेश्चन ये है कि causes of slowdown इंडियन इकोनॉमी क्या क्या थे. इंडियन इकोनॉमी जब डिक्रीज हो रहा था क्या रीजंस हैं उसके. इसमें लगाएंगे अपन टेम्पलेट, यही सारे रीजन थे. अगर क्वेश्चन ये आएगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है तब भी लगाएंगे टेम्पलेट कि भैया ईज ऑफ क्लियरेंस कर दो, टैक्सेशन को थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर दो, एफडीआई को थोड़ा बढ़ाओ, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करो, लॉजिस्टिक्स को बढ़ाओ, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आओ, एक्सेस टू क्रेडिट को इंक्रीज करना है, आईपीआर एंड आरएनडी का एक्सपेंडिचर बढ़ाना है. फैक्ट्स ब्रैकेट में डालते चले जाएंगे कि भैया ये 0.6% है, क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो 80% है, फिर अपन कंपेरिजन डाल देंगे एडवांस्ड इकोनॉमीज में 105-110% के आसपास में है. फैक्ट्स कुछ अभी हैं, कुछ जैसे जैसे थीम्स कवर होती चली जाएंगी, टैक्सेशन वैक्सेशन वो आते चले जाएंगे, बट खांचा यही रहेगा, मतलब स्केलेटन ऑफ द आंसर विल बी सेम. सो क्या क्या इश्यूज हैं अगर मैं कॉजेज ऑफ स्लो डाउन देखूं तो जस्ट फॉर द रीडिंग पर्पसेस. ये एग्जाम में कन्वर्ट वो टेम्पलेट ही होगा, बस एग्जाम में ये सब याद नहीं रहने वाला, सब भूल जाएंगे अपन. हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिटन मेंस अर्लियर? अपने को पता सब भूल जाते हैं अपन. वहां उस दिन एक नया निकलते हैं जो पुराना पैसिव नॉलेज होता है जिसमें कोई जुगाड़ वगैरह लगा रखा होता है, बस वही याद रहता है. तो वो टेम्पलेट्स का जुगाड़ लगाना ही लगाना है, नहीं तो फिर जनरिक आंसर जाता है. Pre-COVID, there was an weakness of the aggregate demand because of demand side issues. Investment कम था, domestic consumption कम था, foreign consumption exports कम था, world over में government spending slowed down. Pre-COVID की बात कर रहे हैं अपन. COVID के time and post-COVID, public investment has increased. COVID induced a triple shock to the economy. तो जैसे था financial depression, double side of financial depression, ट्रिपल साइड ऑफ फाइनेंशियल डिप्रेशन कर लिया था कि सिर्फ पहले बैंकिंग में प्रॉब्लम था, फिर बैंक और पीएसयूज, बैंक एंड कॉर्पोरेट्स दोनों के बैलेंस शीट में प्रॉब्लम हुआ तो उसको डबल बैलेंस शीट प्रॉब्लम बोला. फिर एनबीएफसी में प्रॉब्लम हुआ तो ट्रिपल बैलेंस शीट प्रॉब्लम बोला. वैसे ही नया कंटेंट लाना है इकोनॉमिक सर्वे को भी तो वो भी इनोवेट कर लेता है. सो वैसे ही कोविड इंड्यूस ट्रिपल शॉक्स टू द इकोनॉमी, एक डिमांड साइड में, एक सप्लाई साइड में और एक फाइनेंशियल सेक्टर साइड में. सो ट्रिपल shocks to economy is a good keyword that we can use. फिर डिक्लाइन इन द वेज ग्रोथ, जो वेजेस मिल रहे थे वही डिक्रीज हो गए. फिर डिक्लाइन इन द सेविंग्स इन द इकोनॉमी, डिक्लाइनिंग इन्वेस्टमेंट, इनएबिलिटी ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट टू पिकअप, पैसा ही नहीं था गवर्नमेंट के पास, फिस्कल डेफिसिट बहुत एक्स्ट्रा हो गया था. डिक्लाइन इन द एक्सपोर्ट, अब डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट क्यों हुआ वो कल अपन ने पढ़ा था. नैरो डाउन ऑफ द बास्केट, डिमांड अलग सप्लाई अलग, आइटम्स जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू कम है, उसकी जरूरत भी नहीं है, मार्केट इंटेलिजेंस नहीं बैठा हुआ है. फिर स्ट्रेस इन द एनबीएफसी एंड बैंकिंग सेक्टर, वो आईएलएनएफएस क्राइसिस हुआ था. फिर परसिस्टेंट अंडर परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग के इशू हैं, डिसरप्टिव इफेक्ट ऑफ द 2 मेजर रिफॉर्म्स, वो लास्ट में लिखना है. सो ये टोटल हो गए कि इंडिया में स्ट्रक्चरल इश्यूज एंड ऑल क्यों आ रहा है. उसी का एक हल्का सा पीपीटी बना लिया होगा हमने, वो आप देख सकते हो.
ये कि कुछ साइक्लिकल फैक्टर्स हैं 3-4, कुछ स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं, कुछ ग्लोबल अनसर्टेनिटी है। फोटो ले सकते हो उसका, ये हेडिंग्स काम आ जाएंगी अपने जब सब पॉइंट जनरेट करेंगे, सो दे कैन बी द सब हेडिंग्स। For the next 10, 12, 15 days, generate as many points as you can in the answer writing. In a 10 marker question, you can generate 15 points. In a 15 marker question, you can generate 25 points. Because बाद में अपन इसको क्लब कर लेंगे. After 10, 15 days, we will have enough knowledge कि अपन consumer behavior और demography को merge कर सकते हैं. या फिर second generation reforms और governance reforms को अपन merge कर सकते हैं. सो वो लेटर ऑन में वी विल हैव दैट नॉलेज. पहले पॉइंट जनरेशन सीख लेते हैं, बिकॉज 10 मार्कर में लेस देन 10 पॉइंट्स इफ यू आर राइटिंग इज अ सिन. मतलब फिर 100 से ऊपर नहीं आएंगे अपने, वो पक्का है. बेसिक हाइजीन है, मतलब 10 मार्कर में 10 पॉइंट तो लिखना ही लिखने हैं अपने को, दोनों पार्ट में लाके. दिस डज नॉट मीन्स माइक्रो डायग्राम. एक छोटा मोटा माइक्रो डायग्राम जो बनाता है ना, वो काउंट नहीं कर रहा हूं मैं इसमें, बट मिनिमम 5 पॉइंट्स अंडर एवरी हेडिंग वो लिखना है. तो 2 हेडिंग होती हैं यूजुअली इन ए 10 मार्कर क्वेश्चन, यूजुअली आई एम टॉकिंग अबाउट. तो 10 पॉइंट लिखना ही लिखना है. उससे कम लिख रहे हैं तो कहीं गड़बड़ है. स्ट्रेस इन एनबीएफसी आया, ये आया, ये रिसेंट मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट. याद करना है, याद कर लेना है, इसमें नथिंग मच टू बी डिस्कस. गवर्नमेंट स्टेप्स एंड ऑल, कुछ ग्रीन शूट्स हैं, क्या क्या अच्छा चल रहा है एंड ऑल, ये भी खुद से पढ़ लेना. आपको बस एक टेम्पलेट का पेज मिला है क्या अपने को? मिला होगा ना. 4 टेम्पलेट दिए हैं, 4 आंसर लिखने हैं अपने को. सो इस नॉलेज से टेम्पलेट को फिल कर लो, कोई क्वेश्चन नहीं है. जस्ट द रिलेटेड कंटेंट विच यू हैव टू राइट इन दैट टेम्पलेट. मतलब कि अगर अपन ये टेम्पलेट देख रहे हैं लैंड या रेगुलेटरी इश्यूज करप्शन, तो यहां डालो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में अपनी रैंकिंग कितनी है. वो अपन एफडीआई वाले क्वेश्चन में भी यूज कर पाएंगे, वो अपन एमओयू वाले क्वेश्चन में भी यूज कर पाएंगे, वो अपन एमएसएमई वाले क्वेश्चन में भी यूज कर पाएंगे. समझ में आ रहा है? आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ इस ब्लैंक टेम्पलेट को जितनी नॉलेज है उससे फिल करना है. कि करप्शन में क्या नॉलेज है, आप क्या डाल सकते हो, क्लियरेंसेज में क्या डाल सकते हो, क्या नॉलेज है अपने पास की, ये वाले पार्ट. कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट में क्या नॉलेज है, फिर क्वेश्चन पे जाएंगे फिर कि सेम कंटेंट क्वेश्चंस में कैसे यूज करना. So whatever knowledge that you have related to that point, just write it down. यहां से कुछ उठा सकते हो, जितना इसमें कुछ लिखा हुआ फैक्ट फिगर देख लो अपना. ऐसे तो सब कॉमन ही है. Sorry.
हुआ कुछ कुछ, 2 more minutes. तीन चार साल पुराना तो हो ही सकता है बेटा अर्पण। खाली और लिख भाई। म्यूट था, बाकी सब वैल्यू ऐड करते चले जाना। यू मस्ट हैव रिटन सर्टेन चैलेंजेस। टेल मी करप्शन में क्या क्या लिखा? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कितनी रैंक? 80, 90, 93। ठीक है 90 प्लस लिख दो यार, रैंकिंग में तो प्लस नहीं लिख पाएंगे यार, 90 लिख दो, आउट ऑफ भूल जाते हैं। सो करप्शन परसेप्शन इंडिया रैंकिंग इज दिस। और क्या लिखा? ये करप्शन और टैक्सेशन दोनों मर्ज करके लिखना है। और क्या? रेड टेपिज्म लिख सकते हैं, हाँ रेड टेपिज्म इज देयर। और क्या होगा? अभी नहीं हो रहा वो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। हाँ क्रोनी कैपिटलिज्म लिख सकते हैं, हाँ क्रोनी कैपिटलिज्म इज ए प्रॉब्लम हियर। और क्या लिख सकते हैं? सीधा ठीक ठीक लगाओ यार इस सीधा नहीं लिख देना, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स सीधा ही चल रहा है। ब्यूरोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक देखो रेड टेपिज्म हुई तो गया, उसमें सब आ गया। फेवरेटिज्म तो लिख दिया ना, क्रोनी कैपिटलिज्म तो उसमें भी आ गया सब, तो फिर सिनोनिम है सब। इसमें तो टॉप डाउन अप्रोच नहीं आएगा करप्शन वाले। मैं अभी सिर्फ करप्शन और क्लियरेंस पे हूं, बस नीचे नहीं आया हूं बस अभी मैं। वो रेड टेपिज्म आ गया तो इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी लिख सकते हैं वैसे, इकोनॉमिक एंड गवर्नेंस कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ मतलब अलग भी लिख सकते हैं, वो अलग से ही कंसेप्ट था तो अलग लिखा जा सकता है, लाइसेंसिंग राज। बट अब वो कीवर्ड यूज होता नहीं है एक्चुअली, मोदी जी ने आके वो रेड कारपेट बना दिया। वो तो ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया लिख दो, कीवर्ड है। कभी हमें पॉइंट बनाने पड़ते हैं, पता है ना, नॉलेज नहीं है तो कीवर्ड उठाया पॉइंट बना दिया। एनवायरमेंटल क्लियरेंस, सही बात है, ऐसे कैसे मिस कर रहे हो। कार्बन वो एनवायरमेंटल वाले में ही डाल देंगे, कर सकते हैं वो। ट्रेड बैरियर है वो, मतलब इंटरनेशनल में। ठीक है, ये आई थिंक दिस इज फिनिश।
वी हैव इनफ नॉलेज अबाउट दिस. कोई भी क्वेश्चन आएगा अभी आगे ये टेम्पलेट में यूज करोगे तो मतलब ये है ही नहीं क्या. वो कहाँ टॉपर्स वाला जो पार्ट था. एनीवेज बुलाते हैं इसको सोशल क्लियरेंस. जैसे कि तो वो तो सोशल नहीं हुआ ना, मतलब इकोनॉमी की तो हुआ. चुंगी चाहिए उसको, पैसा दे दो, जाने देगा उसको, क्या क्लियरेंस में दिक्कत. नैरो है, स्पेसिफिक ठीक ही लग रहा है. मतलब अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं तो इसलिए मैं अप्रूव नहीं कर रहा हूं, बट लॉजिकल तो सुनने में तो ठीक लग रहा है. सोशल क्लियरेंस तो आ गया ना. रेड टेपिज्म, इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी, इसी में तो आ जाएगा. इसी का सब पॉइंट बनेगा ना कि लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम है बिकॉज लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट. नेक्स्ट आता है लेबर कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट. कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट इसकी रैंकिंग 150 है. ठीक है, वो तो हो गया. और क्या, व्हाट एल्स. कल ये जो आकृति वाली बुकलेट थी ना एक, जो मैंने आपको दी थी, जो कल चलाई थी अपन ने यहाँ पे, वो भी चला देता. कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट में स्लो जुडिशियल प्रोसेस कर सकते हैं. इजी एंट्री एंड एग्जिट. इजी एंट्री तो है वैसे, नॉट इजी एग्जिट वो कह सकते हैं. चक्रव्यूह चैलेंज है, वो वाला पार्ट डाल सकते हैं अपन कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट. तेरे को कैसे पता झारखंड के सीएम ने खुद को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था? कोई जजमेंट आया उसमें? तो कौन बोला ये? बीजेपी बोला बस. दैट डज नॉट मीन्स कि वो सच है ना यार. ऐसे थोड़ी चलेगा. जब तक अनलेस एंड अनटिल वी हैव अ जुडिशियल माइंड अप्लाइड टू दैट केस वी कैन नॉट राइट इन द एग्जाम. फिर तो बायस्ड ही रहेगा ना ब्यूरोक्रेसी में जाके. वो अचानक से कुछ बच्चों के नंबर बहुत ड्रास्टिक कम आ जाते हैं. देखें कभी कभी ऑप्शनल में 35-40 एक पेपर में, बाकी सब बढ़िया चल रहा है. ऐसे में वो बड़ा हर साल होता है वो कुछ कुछ पार्ट. दैट इज बिकॉज ऑफ सच थिंग्स. वेन वी एज्यूम समथिंग कि अच्छा थर्ड, अगर किसी की स्टडी आया कि एक नक्सलाइट है, उसने कुछ कुछ बम ब्लास्ट कर दिया एटसेट्रा एंड ऑल करके, और आप एज ए एसपी का एक्शन लेंगे, तो अपन लिखते 3rd डिग्री टॉर्चर कर देंगे. ऐसा चलेगा नहीं ना. मतलब वो वाला पार्ट एनकाउंटर कर देंगे. जुडिशियल माइंड बैठा है ना उस वाले प्रोसेस में. डेमोक्रेसी चलाना पड़ेगा अपने को. तो वैसे ही अपने को नहीं पता उसने क्या किया क्या नहीं किया. अब केजरीवाल जी की जो ट्राउजर है उसका जो वेस्ट साइज है वो कम हो गया, वो कह रहा है मैं पकड़ के जा रहा हूं तो बेल्ट शुड बी अलाउड एंड ऑल दिस थिंग. पॉलिटिकल भी तो हो सकता है, तो वो बाद में. और क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट? तो वो टेक्नोलॉजी कर दे या फिर बिडिंग प्रोसेस को चेंज कर दें. लैक ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसेस इन इंडिया, वो भी कर सकते हैं. एनकरेजिंग मोर आर्बिट्रेशन. आएगा, इसी में ही आएगा, इसी में आएगा. ये आईपीआर एंड आरएनडी में क्या करेंगे? एक मुझे पता है कि 0.6% ऑफ जीडीपी इज आवर आरएनडी फ्रॉम लास्ट 30 ईयर्स. बाकी तुम्हें बताना है कितनी है. ठीक है, जीआईआई रैंकिंग 40, वो भी लिख सकते हैं. उसका कोई टारगेट भी है क्या इंडिया का, कितना लेके आना है? जैसे लॉजिस्टिक्स का, डूइंग बिजनेस का एंड ऑल. हाँ, तो टारगेट हो गया ना टॉप 25 में लाना है. विच मेक सेंस ना. अगर कोई रैंकिंग में हम टॉप 50 में ऑलरेडी हैं तो विच इज कंसिडर्ड एज गुड, तो इसमें गवर्नमेंट टारगेट दे देता है. तो टॉप 25 में लेके आना है. नंबर ऑफ कंट्रीज वो कहाँ ही याद रहेगा, छोड़ उसको. बहुत उसको इतना भी अपन को ओवर एम्बिशियस नहीं होना है कि रैंकिंग भी याद कर लें, आउट ऑफ भी याद कर लें, ईयर भी याद कर लें. कभी 60 होगा, कभी 62 होगा, 65 होगा. ऑब्वियसली ना, याद ही नहीं रहेगा ना. प्रैक्टिकल भी तो करना है. तुम जो सोचते हो कि आप तुम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वाज इंप्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम 1 अप्रैल 1992 और अपने को नंबर आना चाहिए, ऐसा थोड़ी आता है. तुम में से ही किसी का इंट्रोडक्शन में शायद इवेलुएट कर रहा था एंड ऑल. क्वेश्चन कुछ और पूछा है, लिख कुछ और रहे हैं, उसमें डेट भी लिख रहे हैं, फिर अपन सोचेंगे अच्छे नंबर भी आने चाहिए. ऐसे नहीं आता है.
ऐसा होगा कि जो मैं आपको इंट्रो सजेस्ट कर रहा हूं उसका नॉलेज आपको अभी नहीं हो, बट वो है तो वही डायरेक्शन। मतलब कुछ अपन अननेसेसरी इंट्रो लिखेंगे उसमें तो नंबर नहीं आएगा। एनीथिंग एल्स विच वी कैन राइट इन IPR एंड R&D ऑनलाइन किड्स? वो लिख तो दिया 0.6%। डिले इन पेटेंट कितना टाइम लग रहा है? 3 years होगा यार, 3 years, 8 महीने इज कंसिडर्ड है, तो हो जादू कर दिया आपने। 2 years है, 2 मान लेते हैं, इमोशनल हो रहा है बच्चा भाई, 2 साल बोलो। वर्सेज अगर 2 years लिख रहे हो तो वर्सेज ग्लोबल एवरेज लिखना पड़ेगा उसमें। आई डोंट नो कितना है, बट वो देख लेना ग्लोबल एवरेज कितना है। बोलो यार, कि अभी तो किसी ने बताया था जुडिशियल वाला पार्ट। हाँ कॉन्ट्रैक्ट में ही डाला था जुडिशियल वाला पार्ट, किसी ने बताया था पीछे से, शायद तुमने बताया था शायद। IBCB और जुडिशियल वाला भी। IPR R&D हो गया, फिर आगे एक्सेस टू क्रेडिट, इसमें क्या लिखेंगे? क्या एक्सेस टू क्रेडिट में ट्रिपल बैलेंस शीट प्रॉब्लम, ट्विन ही क्यों, अब तो ट्रिपल है। और क्या? थिन फाइल क्लाइंट्स, बहुत ही नैरो है। एक थिन फाइल क्लाइंट वो होते हैं जिनके पास इकोनॉमिक क्रेडिबिलिटी शो करने के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जैसे फार्मर हुआ, MSME हुआ, स्टार्टअप हुआ, इन सबको थिन फाइल क्लाइंट्स कहते हैं। यही चीज भाई, इसीलिए बोला था जो कल चला था वही एग्जैक्ट। लैक ऑफ FDI कहां है? लैक ऑफ FDI, राइजिंग इंटरेस्ट रेट आ सकता है इसमें, राइजिंग इंटरेस्ट रेट, बिकॉज ग्लोबल इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो राइजिंग इंटरेस्ट रेट हो रहा है। एक्सेस टू, वो बता राइजिंग इंटरेस्ट रेट क्यों है? बिकॉज इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी है। तो थिन फाइल क्लाइंट्स मतलब इनफॉर्मल वाले सारे थिन फाइल क्लाइंट है, तो फॉर्मल एक्सेस है नहीं। वो विशेष साइकिल बन जाता है, वो पढ़ेंगे आगे अपन कहीं जाके, कि अगर आपका इनफॉर्मलाइजेशन है तो इनफॉर्मलाइजेशन लीड्स टू बोरोइंग फ्रॉम नॉन फॉर्मल सेक्टर। बोरोइंग करोगे तो उससे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो कैश फ्लो कम होगा, कैश फ्लो कम होगा तो फिर इनफॉर्मल में जाओगे आप। तो इसलिए वो एक विशियस साइकिल ऑफ इनफॉर्मलाइजेशन एग्रीकल्चर के केस में भी और मैन्युफैक्चरिंग के केस में भी आएगा, वो वहां पढ़ाऊंगा मैं। लिख सकते हैं कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी नहीं है इंडिया में, तो FDI कम आ रहा है, दैट कैन बी देयर। और क्या हो सकता है? क्रेडिट रेटिंग इज BBB-। किसके वाली है ये? अरे कौन सी सॉवरन होगी में, जब तू आ गया तो सोच, एग्जाम में तो इसका आधा ही याद रहेगा, उस पर नहीं जाते हैं। हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो लिख सकते हैं, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। हाँ इंफ्रा में लिख देना, जहां मन आए, अपन तो ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं बस। कैपिटल मार्केट अंडर यूटिलाइज्ड है, कैसे? बॉन्ड मार्केट ना, 80,000 पे तुम्हारा शेयर मार्केट बैठा हुआ है, 15% का रिटर्न दे रहा है यार, ऐसे कैसे कहेंगे? बॉन्ड मार्केट है, ये कह सकते हैं अपन। बिकॉज 2 तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का लोन मिलता है, या तो बैंक देता है फाइनेंशियल सिस्टम, या बॉन्ड मार्केट देता है। बैंक आइडली शुड नॉट बी इनटू लॉन्ग टर्म लेंडिंग, इंडिया में यही है। थोड़ा मैं पढ़ा लेता हूं, फिर जब कुछ मेरे को डाउट आएगी तब पूछता हूं, चुप रहे वाला। तो इंडिया में प्रॉब्लम क्या? बॉन्ड मार्केट नहीं है। और बॉन्ड मार्केट क्यों नहीं है? बिकॉज क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो हैं हमारी एंड ऑल करके, वो थोड़े से रेगुलेटरी स्ट्रक्चर में नहीं है अच्छे से, सेबी वेबी वाले पार्ट में, तो उसमें बिल आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, एटसेट्रा एंड ऑल, उसके बाद में आ जाएगा। ठीक है, एसेट लाइबिलिटी मिसमैच, IL&FS क्राइसिस, वो डाल सकते हैं। और क्या आएगा? पब्लिक इन्वेस्टमेंट वाला, बोलो ये। हाँ वही तो अपन जब से बचपन से अपन आए हैं, अपन ने 1971 वाला वॉर जीता, अपन ने 1962 वाला वॉर जीता, पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक में उसने जीता। तो अपन जब से बचपन से आए हैं तो यही बोला, बैंक के पास जाओ वो लोन देगा। बट वर्ल्ड में अलग अलग इकोनॉमिक मॉडल हैं, वो मॉडल ये कहते हैं कि बैंक जो काम है वो क्रेडिट इंटरमीडिएशन शॉर्ट टर्म का होना चाहिए।
या तो एनबीएफसी ये काम करें या बॉन्ड मार्केट काम करे, बैंक नहीं करेगा, बिकॉज बैंक्स आर कंसीडर्ड एज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। तो अगर बैंक को आपने लॉन्ग टर्म के लोन पे डाला तो मोर रिस्की बिजनेस है, वो फेल तो सब फेल, तो उसको ऐसा काम ही मत दो। तो ये एक मॉडल है वर्ल्ड में जो काफी सक्सेसफुली चलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के टाइम ये करना ही पड़ेगा, इसीलिए तो नैपफिड वैफिड बने हैं ना, बिकॉज लॉन्ग टर्म के लिए बैंक्स नहीं होने चाहिए। एनीवेज, हाँ क्या पढ़ रहे थे अपन? पब्लिक इन्वेस्टमेंट कितना है? पब्लिक इन्वेस्टमेंट वैसे वो जो, हाँ, एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस, और तीसरा होता है पीपीटी की फोटो लेना, जो अपन ने कर लिया। उसमें लिखा था पब्लिक इन्वेस्टमेंट कितना और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कितना है, अपन ने घर जाके देखा ही नहीं, थोड़े दिनों में रहेगा, फिर फोन चेंज, फोटो गया, खोल के भी नहीं देखेंगे अपन उसको। पूरी क्या 80-90 बच्चे बैठे हैं, किसी ने भी नहीं देखा। देखा क्या? घर जाके बनाने की कोशिश की कि हाथ से कुछ बना ले, कि आपने बोला था आप हैंड आउट दोगे, हमसे पूछ रहे हो। उसको देख लो, अब जरा बताओ पब्लिक इन्वेस्टमेंट कितना है। ओवरऑल तो पता है अपने को 32% है ना इन्वेस्टमेंट, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट मिला के है। तो प्राइवेट कितना, पब्लिक कितना? पब्लिक है, सवाल क्या था? तो वैसे ऐसे खेलते हैं ना, लेस देन 10% है, 6-7% है एक्चुअल में। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट 6-7% ही डिक्रीज क्यों हो रहा है? बिकॉज इकोनॉमी इतना इंक्रीज नहीं हो रहा था, टैक्सेशन एंड ऑल, फिस्कल स्पेस कम था गवर्नमेंट के पास, इसलिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम था। और क्या हो सकता है? राइजिंग एनपीए, बैंक्स, एनबीएफसीज, यहां पे डाल दो ट्रिपल बैलेंस शीट प्रॉब्लम्स, डिक्लाइनिंग सेविंग्स रेट, हाउस होल्ड सेविंग्स स्पेसिफिकली। और क्या होगा? अरे अभी बहुत अच्छा हो गया, 16 लाख अपन ने बोला, आएगा ही नहीं। उससे बढ़िया क्या होगा जिंदगी में? बैंक और क्या सोच सकता है कि 3% 4% एनपीए हो? बैंक विल बी मोर देन हैप्पी। लोवेस्ट इन लास्ट 20-30 ईयर्स। सॉरी, पब्लिक सेक्टर का क्या एनपीए? ये पूरा बैंकिंग है, 70% तो पब्लिक सेक्टर ही है, तो कहां उसको पब्लिक अलग प्राइवेट अलग, मर्ज करके पढ़ लेते हैं। और क्या होगा भाई इसमें? कुछ और एनी अदर पॉइंट? आजकल इतना न्यूज पे नहीं चलता रिकैपिटलाइजेशन, ईज फ्रेमवर्क बना दिया है, कभी पैसा देता है कभी नहीं देता है, मर्ज हो गए ना ज्यादातर बैंक्स एंड ऑल करके, तो आजकल रिकैपिटलाइजेशन इज नॉट दैट मच इन न्यूज। नंबर भी नहीं पता होगा। पता है किसी को कितना पैसा दिया रिकैपिटलाइजेशन में लास्ट ईयर? जाने दो फिर, जो कॉमन नॉलेज में नहीं है उसको हटा देते। ऑफ बजट बोरोइंग इसमें चैलेंजेस में वो सिर्फ गवर्नमेंट का चैलेंज है, क्या ही फर्क पड़ता है एमएसएमई को, एफडीआई को, इसको उसको एंड ऑल? नहीं, वैसे वो क्रिएटिव था, बट आई लाइक कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन कीवर्ड आल्सो, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल। वो तो अच्छी चीज है ना, खराब क्यों है? चैलेंजेस में क्यों डाल रहे हैं अपन उसको? ये सब चैलेंजेस हैं, जो खराब नंबर है वही लिख रहे हैं अपन। डोंट राइट करप्शन परसेप्शन में इतना बढ़िया है एंड ऑल करके, ये सब चैलेंजेस के पॉइंट है। सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या डालोगे? सॉफ्ट में आता है हेल्थ, सॉफ्ट में आता है एजुकेशन, स्किल। फॉर्मली स्किल्ड लेबर फोर्स इज ओनली 5% इन इंडिया, इवन लेस देन 5%। और क्या होगा? ऐसे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा मुझे। आजकल नए मूड में चल रहे शब्द, सब आ जाएगा, आपका जो मन है लिख दो सर, कोई दिक्कत नहीं अपने को। हाँ बोलो, लेकिन वो थोड़ा क्वांटिफाई कर लेते हैं उसको। कितना है एचडीआई? रैंकिंग सेम ही 130 पे चल रहा है इतने टाइम से, तो वो 130 अप्रॉक्स लिख देंगे। और क्या होगा? हंगर वंगर को इंडिया इतना मानता नहीं है, लिख दो, लिखने को लिख सकते हैं अपन उसमें। और क्या होगा? एकेडमिया इंडस्ट्रिया, हाँ वो भी लिख सकते हैं। एकेडमिया इंडस्ट्री मिसमैच, इंडस्ट्री को कुछ और चाहिए, एकेडमिया कुछ और जनरेट करके दे रहा है, तो एक स्किल गैप बन गया है एक्चुअली, इसलिए एफडीआई नहीं आ रहा, इसलिए एमएसएमई नहीं हो रहा। अभी लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, 4 क्वेश्चन सेम ही पॉइंट लिखोगे आप, इसी के सबसेट पॉइंट बनते चले जाएंगे। और क्या है सॉफ्ट में? हेल्थ या एजुकेशन टू जीडीपी रेशियो कम है, एक्सपेंडिचर 6% का टारगेट है, 3-3.5 पे चल रहा है एजुकेशन में। हेल्थ वाले में अब 2.5 हो गया, वो कर लिया अपन ने डेटा वेटा कुछ ऊपर नीचे।
अब बजट बोला 2.5%, तो 2.5% 2025 तक करना था, अभी कर लिया, 2.3 तक पहुंच गए अपन। बट उसको वर्ल्ड से कंपेयर कर लेना कि वर्ल्ड में हेल्थ टू जीडीपी रेशियो कितना है वर्ल्ड एवरेज, और एजुकेशन में कितना है, होमवर्क में लिख लो इसको कितना है। और क्या होगा, व्हाट एल्स इन सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एनीथिंग एल्स? ये इसमें वो स्टंटिंग वेस्टिंग का भी तो नंबर आ जाएगा, 20% पॉपुलेशन, इतना माल नरिश्ड, वो सब भी आएगा। तो फिर सीधा लिख देना फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज लो। अपन कहाँ ग्लास सीलिंग एंड ऑल में, बट दैट इज द रियलिटी, वो उसके कॉजेज हैं। तो सीधा लिख देते हैं कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज 30% के आसपास में, वन ऑफ द लोवेस्ट इन G20 कंट्रीज। तो ठीक है। और क्या होगा, डिजिटल डिवाइड भी आ जाएगा, ओनली 20% पॉपुलेशन के पास में वो एक्सेस है, वो डिजिटल की थीम में और पढ़ेंगे। ठीक है, आई थिंक बहुत है इतना। फिर हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स 13% कॉस्ट। फिर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी नहीं है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के डिफरेंट मैकेनिज्म्स जो हैं, रोड, रेल एटसेट्रा एंड ऑल, वो सीमलेसली कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे के साथ में, तो इसलिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी नहीं है। और क्या होगा, तो तू डिफेंस इंपोर्टर को एमएसएमई के चैलेंज और इसमें कैसे डालेगा? जेनरिक डेटा देना मुझे नहीं, मैं ये क्वेश्चन डिफेंस का डिस्कस ही नहीं कर रहा, मैं तो जेनरिक डिस्कस कर रहा हूं इस वाले पार्ट में। तो डिफेंस का डेटा डाल के क्या करेंगे अपन इसमें? कौन बोला? सोर्स क्या है? 1.7 ट्रिलियन तो नहीं था, 1.2 1.3 इतना ही तो था कुछ। 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स का गैप है क्या इंफ्रा का? हर दिन तो नया डेटा दे देते हैं अपन, ये तो वही डाल देते ना जो अपना वो मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो बनी हुई है, क्या नाम है? हाँ नहीं, मोनेटाइजेशन नहीं है, नेशनल एनपीए एनआईपी है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, उसका ही डाल दो ना कि 111 लाख करोड़ के आसपास में चाहिए अपने को। उतना ही हो गया वैसे, वो 1.5 ट्रिलियन था वो शायद। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बन तो रहे हैं, वो इतने भी खराब नहीं है कि है ही नहीं अपने पास, बन गए हैं अब। डिले इन कंप्लीशन ऑफ डीएससीज वो डाल सकते हैं। लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है, ये भी ठीक बात है कि फर्स्ट माइल है या सेकंड माइल है बेटर, फर्स्ट माइल और लास्ट माइल दोनों ही नहीं है। फर्स्ट माइल का मतलब है प्रोडक्शन से लेके और होलसेल तक लेके आना, सेकंड माइल है होलसेल से लेके जहां जहां डिस्ट्रीब्यूट करना, और फाइनली रिटेल से लेके और डेस्टिनेशन तक को लास्ट माइल कनेक्टिविटी कहते हैं। इतना बहुत है। फिर है अनसर्टेनिटी, यहां अपन डाल देंगे ना, ये तो सिंपल है, इसका क्राइसिस उसका क्राइसिस ये वो सब करके एंड ऑल। कोविड पेंडेमिक शॉक इसमें भी डाल देंगे, चाइना के जीरो कोविड, सप्लाई चेन चेंज हो गया, क्वालिटी, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल, और लास्टली सेक्टर स्पेसिफिक वाला इस पे भी डाल देंगे। ठीक है, अब आते हैं हाउ टू यूटिलाइज दिस जेनरिक टेम्पलेट विच वी हैव क्रिएटेड। ये बहुत है, सारे क्वेश्चन जो भी आएंगे सबको सॉल्व करने के लिए बहुत है इस थीम से। क्वेश्चन है डिफाइन पोटेंशियल जीडीपी, एक्सप्लेन इट्स डिटर्मिनेंट्स, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव बीन इनहिबिटिंग इंडिया फ्रॉम रियलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ जीडीपी। कि इंडिया 10 ट्रिलियन होना चाहिए था, 5 ट्रिलियन होना चाहिए था, बट देयर आर सर्टेन फैक्टर्स बिकॉज ऑफ विच वी आर नॉट एबल टू रीच दैट पोटेंशियल। मतलब एस्पिरेशंस, ये भी अच्छा कीवर्ड है, एस्पिरेशंस और अचीवमेंट के बीच में गैप है। क्या ब्रिज द गैप बिटवीन एस्पिरेशंस एंड अचीवमेंट, वो चाहिए कि अपन एस्पायर तो इतना कर रहे हैं बट अचीव नहीं कर पा रहे हैं। टॉप 10 रैंक, एस्पिरेशंस, 80 मार्क्स इन जीएस एवरी पेपर इज अचीवमेंट, वो गैप है, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, मतलब ये सारी मेहनत उसी के लिए चल रही है। तो इस बच्चे ने कुछ कुछ अपनी तरफ से लिखा, टेम्पलेट उठाया, लिखा करप्शन में क्यों इंडिया इज नॉट एबल टू अचीव इट्स पोटेंशियल जीडीपी, कुछ लीकेजेस हैं, ब्लैक मनी है, लीडिंग टू ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी, वही 2-4 कीवर्ड जो अपन ने लिखे, रेटिपिज्म एटसेट्रा एंड ऑल। फिर लो प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स हैं, कैपिटल आउटपुट रेशियो जो आपने बताया था 3-4% के आसपास में वो है। आईपीआर आरएनडी उन्होंने छोड़ दिया बिकॉज शी वांटेड टू राइट ओनली 5 पॉइंट्स इनटू इट। अपने को अभी 10 पॉइंट लिखने हैं, ये उसका फाइनल था और अपना अभी स्टार्ट है बस।
तो अपने को 10 पॉइंट लिखने हैं, फिर मर्ज करेंगे अपन उस वाले पॉइंट्स को। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर रेशियो कम है, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का बच्चा था इसलिए शी अंडरस्टूड ऑल दीज फैक्ट्स, अपन स्किप करेंगे जीएस के अंदर इस वाले पॉइंट को। देन फिर है राइजिंग एनपीए एंड ऑल, सो रीसेंट बैंक्स एंड एनबीएफसी का क्राइसिस, तो आईएलएंडएफएस क्राइसिस हुआ था 2 साल पहले, तो ये उस हिसाब से है। हार्ड इंफ्रा सॉफ्ट इंफ्रा इन्होंने छोड़ दिया, जो आइडियली बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए था अपने को, कि पोटेंशियल कैसे रीच करेंगे जब लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करेंगे, जब स्किल्ड लेबर को बढ़ाएंगे, जब फॉर्मलाइजेशन इन इकोनॉमी को बढ़ाएंगे, तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बट एग्जाम हॉल कम्स विद एग्जाम हॉल प्रॉब्लम्स, तो रियल टाइम में लिखे हुए थे तो इसलिए वो प्रॉब्लम आएगा, कुछ आपको स्किप करना पड़ेगा। फिर लो एक्सपोर्ट्स टू जीडीपी रेशियो दैट वी हैव इज फेलियर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, बिकॉज अगर इंडिया वर्ल्ड से ज्यादा कनेक्टेड होगा विल गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न इन डॉलर्स, और डॉलर आएगा तो फिर एक्सपोर्ट मोर एफिशिएंट होगा, जीडीपी और बढ़ेगा, एटसेट्रा एंड ऑल। एंड फाइनली पेंडेमिक एंड इट्स इंपैक्ट, ये अनसर्टेनिटी वॉर में ये भी लिख सकते हैं अपन की अनसर्टेन एक्सपोर्ट पॉलिसीज, अभी राइस का बैन बंद कर दिया, अभी शुगर को बैन कर दिया, एटसेट्रा। सो वो सप्लाई चेन से कनेक्ट नहीं हो पाता इंडिया ना, ग्लोबल सप्लाई चेन से, तो वो दैट इज ऑल्सो ए मेजर चैलेंज। फिर इन्होंने इसको क्या किया, ये टेम्पलेट अपन ने लिखा, अब यही एक्सरसाइज अपने को करनी है, ये फिल कर दिया। यहां तक तो आई थिंक वी आर क्लियर। एनी डाउट इन फिलिंग ऑफ दिस टेम्पलेट? यहां तक किसी को कोई भी डाउट है क्या? अपना एग्जाम खुद लिखना है, अपनी फीस खुद दी है, तो अगर एक को भी प्रॉब्लम है तो यू कैन रेज योर हैंड। दोस्त ने तो दी नहीं है, जज भी करेगा तो क्या ही फर्क पड़ता है। एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन फिलिंग इट? ऐसा हो सकता है सम ऑफ यू मस्ट हैव फिल्ड इट ऑल द पॉइंट्स, 3-3 पॉइंट लिखा सबने, किसी ने 2 लिखा, 4 भी लिखा, 5, और किसी ने एटलीस्ट 6-7 पॉइंट्स ही लिखे बस। बट कोई ऐसा है जिसको ये एक्सरसाइज ही समझ में नहीं आई हो? देखते नहीं हो कुछ। 1 ओनली 1, तो फिर क्लास के बाद ही देखेंगे। 3 से कम होगा तो फिर क्लास का टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, अगली बार से ध्यान रखना। तो अगर 1, 2 या 3 तक बच्चे होंगे जिनको इशू होगा तो अपन क्लास के बाद मिलेंगे। 3 से ज्यादा, 4 से ज्यादा बच्चे होंगे तो क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये फिनिश कर दिया, अब बोलो ओके। फिर डिफाइन पोटेंशियल जीडीपी लिख दिया। ऑलवेज वेन एवर यू आर गोइंग टू कम एंड शो मी द आंसर कॉपी, कुछ मेरे अकॉर्डिंग चलेंगी चीजें, है ना। अदरवाइज आई जनरली हैव अ इमेज ऑफ कम पेशेंस है, ये है, वो है, एटसेट्रा एंड ऑल, विच इज मोस्टली ट्रू अदर देन व्हेन आई इवैल्यूएट द कॉपी। सो इवैल्यूएशन के टाइम पे मुझे कुछ चीजें चाहिए आपसे। वो चाहिए क्या क्या? जब भी आप मुझे आंसर दिखाओगे तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स लिख के लाओगे, उस क्वेश्चन में कितने वर्ड्स आपने लिखे हैं, और यहां नहीं, यहां टाइम लिख के लाओगे, कितना टाइम आपको लगा वो लिखने में, और यहां वर्ड्स लिख के लाओगे उस पेज पे कितने वर्ड है। ये 2 चीजें करके लाना प्लीज, नहीं तो फिर वहां बैठ के लिखेंगे, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, बाकी सब चलेगा। सो दीज 2 थिंग्स एवरी टाइम यू वांट टू शो मी एनी आंसर इन फ्यूचर, आप ये 2 चीजें करके लाएंगे। इसने लिख दिया, चलो डिटर्मिनेंट्स ऑफ पोटेंशियल जीडीपी लिखा, 1 2 3 4 5 6 वाला पार्ट, और फिर फाइनली लिखा इनहिबिटिंग फैक्टर्स इन पोटेंशियल जीडीपी। यहां अपन ने सीधा सीधा टेम्पलेट यूज कर लिया। रेगुलेटरी इशू लिखा था वहां वाले पार्ट में, इश्यूज आउट ऑफ इकोनॉमी, ब्लैक मनी, ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी। लेबर वाले पार्ट में लिखा लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द फैक्टर, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। कैपिटल वाले पार्ट में लिखा राइजिंग एनपीए लिखा, ग्लोबल एक्सपोर्ट लिखा, कोविड लिखा, आंसर हो गया, फिनिश। एक टेम्पलेट उठाया, डायरेक्टली यूज किया, आंसर फिनिश्ड। समझ में आ रहा है? एक और क्वेश्चन देखते हैं, 3rd वाला लिखवाऊंगा। अकाउंट फॉर द फेलियर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन अचीविंग द गोल ऑफ लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स। मतलब कि एक्सपोर्ट्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, एक, या मैन्युफैक्चरिंग कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव। हु इज एक्चुअली प्रोड्यूसिंग दैट आउटपुट, दैट डिफाइंस कि लेबर इंटेंसिव है या कैपिटल इंटेंसिव है। कैपिटल इंटेंसिव में कौन कौन सा आता है? ऑटोमोबाइल आ जाता है, फार्मा वार्मा आ जाता है, और क्या आता है? आईटी सेक्टर, और क्या आता है? ये कहानी मैन्युफैक्चरिंग की चल रही है सारी, कि मैन्युफैक्चरिंग कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, एक कैपिटल इंटेंसिव, एक लेबर इंटेंसिव। तो कैपिटल इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चरिंग को कैसे लाएगा भाई? और क्या आता है? सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है। ये रियल एस्टेट लास्ट टाइम आई चेक्ड कम्स इन सर्विसेज सेक्टर। अपन एकदम बेसिक की गलतियां नहीं करेंगे।
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऑल्सो कम्स अंडर सर्विसेज. रिफाइनिंग वाला पार्ट है ना, रिफाइन प्रोड्यूस करेगा पेट्रोल. केमिकल्स आ सकता है, केमिकल. अरे पेट्रोलियम तो भाई रॉ मटेरियल आता है. हाँ, तो अब तू हर बात में चेंज करता चला जाएगा तो अलग कहानी है. बट पेट्रोलियम की रिफाइनिंग कम्स अंडर सर्विसेज. रॉ मटेरियल लाया, प्रोसेस किया, चेंज किया. जैसे रेलवे है, रेलवे का जो कोच बनता है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा. बट उसका जो मूवमेंट है ना, ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल एवरीथिंग कम्स अंडर द सर्विसेज सेक्टर, बिकॉज वो ट्रांसपोर्टेशन में आता है. सो ये तो हुआ कैपिटल. और लेबर इंटेंसिव क्या क्या था मैन्युफैक्चरिंग? टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग का कुछ पार्ट आता है, अपैरल वाला पार्ट आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा फाइबर आ जाएगा, एटसेट्रा एंड ऑल. क्वेश्चन क्या आया कि अकाउंट फॉर द फेलियर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन अचीविंग द गोल ऑफ लेबर इंटेंसिव. मतलब कि एक्सपोर्ट तो हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग से, बट वो कैपिटल इंटेंसिव हो रहा है, लेबर इंटेंसिव नहीं हो रहा है. उसके चैलेंजेस देखना कि लेबर के क्या क्या चैलेंजेस हैं. सवाल वैसा सा ही आ गया. फिर इसको नियर बाय ऐसा कर सकते हैं अपन कि अगर लेबर इंटेंसिव होगा तो एमएसएमई होगा. कोई बड़ा इंडस्ट्री तो कैपिटल इंटेंसिव सेट करेगा और अपना काम खत्म कर देगा. सो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें एमएसएमईज क्यों हैं, यही हो गया सवाल. सिंपल टर्म्स में अगर हम देखें तो सवाल ही तो यही है कि जो एट प्रेजेंट मैन्युफैक्चरिंग है उसमें एमएसएमई क्यों नहीं है, क्या रीजंस हैं, एमएसएमई के चैलेंजेस क्या चल रहे हैं. यही तो हुआ ना सवाल. उसी हिसाब से पॉइंट बना लेते हैं. करप्शन वाला कुछ कुछ पार्ट आ जाएगा तो यहां क्रॉनी कैपिटलिज्म डाल देंगे. लेबर इंटेंसिव नहीं है, कैपिटल इंटेंसिव है. फिर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो अपने को पता है. इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर इज बिकॉज, ये भी अच्छा जनरिक पॉइंट है, बिकॉज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखा है. रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं और फिर वैल्यू एड करते हैं, इज कॉस्टली इन कंपैरिजन टू डायरेक्टली इंपोर्टिंग ऑफ द फिनिश्ड गुड. फिर डोमिनेशन ऑफ स्मॉल फर्म्स हैं, लो प्रोडक्टिविटी चल रहा है, स्लो अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी है. लेबर चलेगा तो वो स्लो पेस पे अडॉप्ट करेगा टेक्नोलॉजी वाले पार्ट को. एमएसएमई चलेगा तो स्लो पेस पे अडॉप्ट करेगा इस वाले पार्ट को, विच मेक्स इट लेस कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री और लेस कॉम्पिटिटिव प्रोडक्शन. सो लेबर फोर्स क्यों नहीं है? बिकॉज टेक्नोलॉजी अडॉप्शन स्लो है, लेस कॉम्पिटिटिव बनाता, इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं मिलता इसमें. फिर हाई इंटरेस्ट रेट चल रहा है जो अपन ने देखा था, लेबर वाला काम है. हाई इंटरेस्ट रेट मेकिंग बोरोइंग्स मोर कॉस्टली, लिमिट द एक्सपेंशन. एनपीए का कुछ डाल देना. राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म टेंडेंसीज अराउंड द वर्ल्ड, स्पेसिफिकली मूवमेंट ऑफ लेबर पे कंडीशंस हैं, इंडिया, यूएस एटसेट्रा एंड ऑल. और फाइनली एग्री में स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एंड साउथ एशियन इकोनॉमीज पे. ये पॉइंट उठाए, बहुत ऐड डालते हैं यार. अकाउंट फॉर द फेलियर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये इंट्रो अच्छा लिखा था बच्ची ने, बैकग्राउंड इको है तो इसलिए वेरी वेरी नाइस इंट्रोडक्शन. अपन ने देखा था, टेम्पलेट यूज कर दिया. रीजन फॉर फेलियर ऑफ रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल, लेबर रिलेटेड इशू, R&D रिलेटेड इशू, एक्सेस टू क्रेडिट रिलेटेड इश्यूज, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेस. डोंट थिंक कि सेम ही पॉइंट तो रिपीट हो रहा है, बिकॉज सेम ही पॉइंट रिपीट होगा. देर विल ओनली बी वन क्वेश्चन और मैक्स 2 क्वेश्चंस, और अपन ने एटलीस्ट 10 पॉइंट याद किए हैं, तो 5-5 पॉइंट लिखने लायक नॉलेज अपने पास हो गई है. ये सेकंड हुआ. अब ये आंसर लिख लेंगे. वैसे कल जो आंसर लिख के लाए होगा एफडीआई वाला, एक और लिख लेते हैं. अमंग, मतलब टेम्पलेट ही फिल करना है. अमंग सेवरल फैक्टर्स फॉर इंडियाज पोटेंशियल ग्रोथ, सेविंग्स रेट इज द मोस्ट इफेक्टिव वन. व्हाट आर द अदर फैक्टर्स अवेलेबल फॉर ग्रोथ पोटेंशियल? ये लिखना है, टेम्पलेट फिल करनी है कि व्हाट ऑल आर द अदर फैक्टर्स और अदर फैक्टर्स अवेलेबल फॉर ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ इंडिया. And this template will be subset of the first template that we discussed. जिसमें आपने सारा ज्ञान लिख दिया, उसी का सबसेट ही होगा. But don't try to write more than 1 point under 1 heading. एक ही पॉइंट लिखना है कोई, बस. करप्शन में एक, क्लियरेंस में एक, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट में एक, एक पॉइंट लिखेंगे बस. सही बात है. कॉटेज,
अपन देख के लिख सकते हैं थोड़ा बहुत अभी के लिए, बिकॉज दिस इज ओनली द सेकेंड टाइम वी आर यूजिंग टेम्पलेट. फिर अभी एक और थर्ड टाइम करेंगे, 2 क्वेश्चंस का होमवर्क देंगे, 5 के बाद फिर फिनिश हुआ. लास्ट 1 मिनट. चेक नहीं करेंगे अभी, स्टेज में आए नहीं हो कि चेक करें, वैल्यूएट करें, वो 3-4 दिन बाद आएंगे. बट प्रॉब्लम ये है कि एमएसएमई सर्विसेज सेक्टर में ज़्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग में कम है, बट यूजुअली दे आर. एक थोड़ा सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में. क्वेश्चन आया पीवाईक्यू, ये तो हो गया ना. क्या चल रहा है? क्वेश्चन आया, जस्टिफाई द नीड फॉर एफडीआई फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी. Why there is a gap between MOU signed and actual FDIs? So why there is a gap between MOU signed and actual FDI के तो रीजन पता है अपने को, यही 10 कंपोनेंट है. अब 7.2 मिनट्स में लिखना. और सजेस्ट रेमेडियल स्टेप्स, तो ये तो अगर स्कीम याद है तो याद है, नहीं है तो नहीं है. अब ये जो फर्स्ट पार्ट है, जस्टिफाई द नीड फॉर एफडीआई फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी. लेट्स स्टार्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग अबाउट दिस सेक्शन ऑफ द आंसर. कि व्हाई डू वी नीड एफडीआई? फर्स्ट, इट विल क्रिएट जॉब्स, तो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा. नेक्स्ट, ऐसे कैसे समझ में आएगा? नॉलेज ट्रांसफर, टेक्नोलॉजिकल इनपुट आएगा एंड ऑल. नेक्स्ट, गवर्नमेंट का फिस्कल स्पेस थोड़ा बढ़ेगा, एंड बिकॉज गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट पे कम फोकस करना पड़ेगा, सो कुछ टारगेटेड एंड ऑल वेलफेयर स्कीम्स पे बढ़ाएगा एंड ऑल, वो सब होगा. एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा, हाँ.
हेल्दी कंपटीशन होगा तो रेड टेपिज्म कम होगा, एटसेट्रा एंड ऑल। एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, कैसे बढ़ जाएगी? अब वो तो फिर मार्केट वाले में ऐड हो गया ना, मार्केट डिसिप्लिन आएगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। हैंड होल्डिंग ऑफ टू बैलेंस, बहुत ही नैरो सा पॉइंट है ठीक है वैसे, बट वर्चुअल साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएगा, बट वो सब पॉइंट ही होगा एक्चुअली। इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो वर्चुअल साइकिल आ रहा है, और क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज क्या करेगा? फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा के भाई ये कह कि टू रीबैलेंस और टू डिक्रीज द लॉस ऑफ द करंट अकाउंट, तो फॉरेक्स वाला पार्ट कुछ कुछ बढ़ा देगा वो, तो डिप्लीट नहीं होंगे। और क्या होगा? क्राउडिंग आउट इफेक्ट होगा? नहीं होगा एफडीआई आने से। ओके सोचने में कुछ दिक्कत आ रही है ना वैसे, अगर अपन और सोच एग्जाम हॉल में सोचना है व्हाई डू वी नीड एफडीआई, आएगी ना, मतलब ऑब्वियसली व्हाई डू वी नीड एफडीआई। सेम टेम्पलेट लगा के देखते हैं ना, कुछ फायदा हो रहा है क्या उसमें? इसमें तो अपने को पता 10-12 पॉइंट है, लिखने अपने को 5-6 ही है। 10 मार्कर क्वेश्चन है, 3 पॉइंट पूछ लिया 10 मार्कर क्वेश्चन में 3 पॉइंट, तो इसका मतलब पॉइंट जनरेशन अगर मैं इसमें 5 डाल दूं, इसमें 5 पॉइंट डाल दूं और रेमेडियल स्टेप्स में 4-5 पॉइंट डाल दूं, तो मेरे 150 वर्ड्स पूरे हो जाएंगे। इसका मतलब अगर मैं लॉजिकल वे में सोचूं तो आई कैन यूज द सेम टेम्पलेट फॉर व्हाई डू वी नीड एफडीआई फॉर डेवलपमेंट एंड व्हाई देयर इज अ गैप बिटवीन इट। व्हाई देयर इज अ गैप में तो मुझे नहीं लगता आप किसी को चैलेंज होगा, 2-3-4 बच्चों को छोड़ के जिसको अपन क्लास के बाद मिलेंगे। व्हाई डू वी नीड एफडीआई फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, टेम्पलेट लगा के कोशिश करके देखते हैं। पहले आप लगाओ, बाद में दिखाता हूं। एक टेम्पलेट मिला होगा, अब लगाओ उसमें जस्टिफाई द नीड फॉर एफडीआई फॉर द डेवलपमेंट, मतलब आपको लिखना है बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। टेम्पलेट का जेरोक्स मिला, उस पर 5 पॉइंट ही लिखने हैं बस। बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, क्या फायदा होगा उससे? रिम्यूनरेटिव फार्मिंग, हाँ अगर सेक्टर स्पेसिफिक में आएगा तो आएगा। Stability of forex is good. एक ही ले आओ ना, बहुत सारी टेम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कर दे, क्या करेगा ये 5-6 घर ले जाके? एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ये भी होता है, सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूं, कि न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स काट के अपन नोट्स पे चिपकाते हैं, बाद में पढ़ेंगे एंड ऑल। वो योजना और ये लेके आते हैं अपन, फिर सोचते हैं कुरुक्षेत्र भी पढ़ें, कैसे? मतलब प्री और मेंस के बीच में योजना पढ़ेंगे, इटसेल्फ इज लाइक एस्पिरेशंस और अचीवमेंट में बहुत बड़ा गैप, उसमें से अपन डाउन टू अर्थ कुरुक्षेत्र सब पढ़ेंगे। इतना भी डिफिकल्ट नहीं है एग्जाम वैसे। ईपीडब्ल्यू फ्रंटलाइन,
फिजिकल स्पेस बढ़ा, कर सकते, ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ेगा। हो गया, इंक्रीज फिजिकल स्पेस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट विल इंक्रीज। क्राउड आउट तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए होगा ना बेटा। ये हो सकता है, फिजिकल स्पेस बढ़ेगा तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, विल क्राउड इन द प्राइवेट सेक्टर इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा कर लेते हैं। शुरू शुरू का पैसा खर्च करेगी ना, ट्रस्ट बढ़ेगा प्राइवेट सेक्टर का तो वो क्राउड इन करेगा प्राइवेट सेक्टर को इंफ्रा में। सही है, फिर हो गया, सॉर्टेड। दिस इज हाउ शी यूज्ड कि कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट, अगर एफडीआई आएगा तो इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री होगा। वो आएगा तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा, दैट वी वर डिस्कसिंग कि अगर एफडीआई आ रहा है तो अपने प्रोसेसेस के साथ में आएगा, अपने प्रोसेस लाएगा तो स्किल पे फोकस करेगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा। अगर वो आएगा तो क्रेडिट या कैपिटल अवेलेबिलिटी टू द डोमेस्टिक फर्म्स इज गोइंग टू इंक्रीज। एफडीआई आ रहा है, पैसा ही तो लेके आ रहा है। प्रोविजनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, वो आएगा तो अपनी टेक्नोलॉजी लेके आएगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा हमारे पास, हेल्प इनटू मेक इन इंडिया एटसेट्रा, डिजिटल इंडिया, उन सारे पार्ट्स में लिए। और एक्सपोर्ट्स आर इंक्रीज, सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट्स आएंगे। ये 5 इन्होंने लिखे हैं, अपन ने कुछ और पॉइंट्स लिखे होंगे, बट एक लॉजिक तो हो गया कि वी कैन यूज इट फॉर चैलेंजेस ऑल्सो एंड नीड ऑल्सो, दोनों ही में लगा देंगे इस वाले पार्ट के लिए। बाकी तो सॉल्व है, यहां भी सेम ही है, ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया, डिफिकल्टी इन गेटिंग क्लियरेंसेज, लैंड एक्विजिशन, लगाया टेम्पलेट है, बस यूज नहीं किया है, मतलब लिख के नहीं दिया अपन ने। स्ट्रिक्ट लेबर लॉज चल रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग प्रॉब्लम है, सम हिकअप्स इन द कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट एज वेल। तो मतलब एक क्वेश्चन अपना फाइनल एग्जाम में थ्रू दिस टेम्पलेट सॉल्व है आज से। ठीक है, आप जितनी भी टेस्ट सीरीज लिखो, आज जाके पीवाईक्यूज उठा लेना। अपन ने 3-4 ये देख लिए, 2 मैंने होमवर्क भी दिए नीचे, अगर आप जाओगे। सो ये दिए हैं, 1 आफ्टर 3 डिकेड्स ऑफ प्रोग्रेसिव दिस, ये वाला पार्ट ऑनलाइन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला हो गया, और 1-2 और क्वेश्चंस दिए हैं, बहुत ऐड देते हैं। ये एसईजीज वाला एज ए टूल एटसेट्रा एंड ऑल, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। एक हो सकता है एक और क्वेश्चन हो, ये थर्ड क्वेश्चन हो। इन तीनों की प्रैक्टिस कर लेंगे। वो सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू किया नहीं किया, आंसर दिखा दो, मैं तो नहीं पूछूंगा। हाँ, लिख लोगे तो मुझे दिखा सकते हो, वो मैं देख लूंगा, मना नहीं कर रहा हूं, बट मैं पूछूंगा नहीं, मतलब उस वाले पार्ट। दिस इज सॉर्टेड। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वाला पार्ट हो गया, ये अपन ने कल पढ़ लिया था। डी डॉलराइजेशन कर लेते हैं, वो लास्ट टॉपिक है इस टेम्पलेट का। ये भी आपको हैंडआउट मिला था। कुछ है क्या जिसको हैंडआउट नहीं मिला हो? कल तो दिया था, वैसे है जिसको हैंडआउट नहीं मिला हो तो खड़े होना है, बाहर से जाके लाना है। क्या एक्सपेक्टेशन क्या है? अरे रुक मंगा रहा हूं, अरे रुक मजाक कर रहा हूं यार। हाँ, ये 7 बजे के बाद करना था। अच्छा, बजने ही वाले हैं। हाँ, एक सेकेंड, ये 7 के बाद करेंगे। डर गया बच्चा, देख ही नहीं रहा इस तरफ मेरे। अरे हाय, ये 7 के बाद करेंगे। तो मजे ले रहा हूं, इतना टेंशन में क्यों आ गया? ऐसा क्या ही हो गया? अरे सुनो, वो कल एक हैंडआउट दिया था, ये वाला दिखा। ये इतने दूर से क्या ही दिख रहा है तेरे को? दिख रहा है? तो ये दे दे, कुछ बच्चों को चाहिए, 10 कॉपी दे दे। हाँ बोल बेटा। टेन मार्कर में कितना ही लिख लेगा ये बता, जिसमें 3 पार्ट पूछे हैं। मैं वही पूछ रहा हूं कि 10 मार्कर क्वेश्चन जिसमें 3 पार्ट पूछे हैं, उसमें दोनों में से जो सबसे फास्ट माइंड में आ जाए वही लिख लेंगे यहाँ पर। मतलब उसमें तो इनोवेशन का स्कोप ही नहीं बचा ना अपने पास। वी हैव टू बी प्रैक्टिकली राइट ऑल्सो। इट्स नॉट लाइक वी हैव टू राइट ओनली 15 क्वेश्चन। 20 लिखना है, 20 का टाइम है, 3 पार्ट पूछ लिया उस वाले पार्ट में। तो जो सबसे पहले माइंड, ये सब अपन एक्सरसाइज क्यों ही कर रहे हैं? मतलब ये उसी का ही ऑब्जेक्टिव है। फिर अब नए पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछो, वापस पूछो। अब अपन 15 मार्क का डिस्कस कर रहे हैं जिसमें 3 पार्ट पूछे हैं। बोलो। मतलब तू ये पूछना चाह रहा था टेबल बना के लिखूं क्या कि यहां प्रॉब्लम? हाँ, नेगेटिव वो
लेबर इनर्शिया है, ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया है, स्किलिंग गैप नहीं है, वो तो सब हेडिंग बनाएंगे ही ना अपन। 15 मार्कर है तो सब हेडिंग बनाएंगे ही कि ये चैलेंजेस हैं, एफडीआई से ये सॉल्व होते जाएंगे, तो सब हेडिंग्स विल बी नेगेटिव, वो ठीक है। चलो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक करते हैं, शिफ्ट टुवर्ड्स द डी डॉलराइजेशन ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। डी डॉलराइजेशन का मतलब है कि अदर देन डॉलर द अदर करेंसीज आर बीइंग प्रोमोटेड एट इंटरनेशनल ट्रेड लेवल पे भी एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी। एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ लोकल करेंसीज हैज इंक्रीज, सो वो डी डॉलराइजेशन है। इट रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर इन कंट्रीज टेंड टू रिड्यूस देयर रिलायंस ऑन यूएस डॉलर एज अ रिजर्व करेंसी एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। इससे रिलेटेड एक फैक्ट था कि दिस, ये हाँ यही वाला, द मार्केट शेयर ऑफ यूएस डॉलर इन वर्ल्ड फॉरेक्स रिजर्व हैज डिक्रीज फ्रॉम 58% इन 2022 टू, नहीं इन अभी हो गया है, पहले 70% के आसपास में था। राइजिंग ट्रेंड्स टुवर्ड्स डी डॉलराइजेशन, ये थोड़ा क्रैम करना पड़ेगा यार, स्पेसिफिक्स हैं, एसपीएफसी, एमआईआर पेमेंट सिस्टम, क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम, ब्रिक्स रिजर्व करेंसी, टारगेट 2 एटसेट्रा। तो ये थोड़ा सा आपको 2-3-4 एग्जाम्पल्स ही लिखने, आफ्टर इंट्रोडक्शन ही लिखना है। तो ये दिस 1-2-3 थिंग्स यू हैव टू क्रैम। नेक्स्ट आता है रीजंस फॉर डी डॉलराइजेशन, की वो हो क्यों रहा है। अब प्रॉब्लम है कि ये जो नए टॉपिक्स होते हैं या एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स होते हैं उसको याद करने में प्रॉब्लम है। कोशिश क्या करेंगे, उसको स्टेक होल्डर अप्रोच के थ्रू याद कर लें। आज फर्स्ट टाइम पढ़ाते हैं, फिर धीरे धीरे वैसे ही याद करेंगे कि रीजंस फॉर डी डॉलराइजेशन के लिए 3-4 स्टेक होल्डर होंगे। एक तो यूएस खुद होगा, अगर वन साइडेड सैंक्शंस लगा रहा है, यूएन के बाहर सैंक्शंस लगा रहा है, डॉलर को एज ए वेपन यूज कर रहा है, तो एक तो उसका खुद के कर्म है। सेकंड होगा वर्ल्ड इकोनॉमी पे कुछ उसका नेगेटिव इंपैक्ट चल रहा है। 3-4 पॉइंट ये होंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमी पे कुछ नेगेटिव है। एक कंसेप्ट होता है जिसको कहते हैं कंटेजियन रिस्क, मतलब एक फाइनेंशियल एंटिटी का रिस्क अपॉन द सेकंड फाइनेंशियल एंटिटी। हर कुछ डॉलर में होगा तो उसका कंटेजियन रिस्क बहुत बढ़ जाएगा, प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसीज जो हैं बाकी सब में वो बढ़ जाएंगी। तो कुछ वर्ल्ड इकोनॉमी से रिलेटेड पॉइंट्स होंगे और बाकी सारा होगा कि अदर कंट्रीज क्या चाह रही हैं। जैसे आफ्टर 2008 क्राइसिस द डेवलपिंग इकोनॉमीज रियलाइज कि डेवलप्ड इकोनॉमीज का शेयर है वो अब डिक्रीज होता चला जाएगा और ब्रिक्स कंट्रीज का जो शेयर है वर्ल्ड जीडीपी में वो बढ़ता चला जाएगा। सो नाउ दे विल बिकम द ग्रोथ पोल्स ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी। सो 3 के अंदर ही सब कुछ डिवाइड करके याद कर लेना है, मतलब अपने को ये सब हेडिंग नहीं लिखनी है, बट इन अवर माइंड वी शुड रिमेंबर और पुट थिंग्स लाइक दिस। सो क्या होगा इसमें आपको क्या करना है, इसके सामने बस लिख देना है कि ये यूएस स्पेसिफिक है, वर्ल्ड इकोनॉमी स्पेसिफिक है कि अदर है। फर्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ ग्लोबल डिसरप्शन। सो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 हाइलाइटेड द रिस्क एसोसिएटेड विद इंटरकनेक्टेड फाइनेंशियल सिस्टम, जिसको अपन कंटेजियन रिस्क कहते हैं। हेंस नीड टू रिड्यूस डिपेंडेंस अपॉन अ सिंगल रिजर्व करेंसी। सेकेंड है ग्लोबल इकोनॉमिक रीबैलेंसिंग, पावर शिफ्ट हो रही है इकोनॉमिक पावर डेवलप्ड से डेवलपिंग की तरफ, विद द राइज ऑफ मेजर इकोनॉमीज लाइक चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया सीकिंग एक्टिव इन्फ्लुएंस रिकॉग्निशन इन द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। तो ये अदर्स में हो गया। फिर ग्रेटर इकोनॉमिक सॉवरेनिटी एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ड्यू टू लेस डिपेंडेंस ऑन द डिसीजंस ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व हुज यूनिलेटरल एक्शंस। कभी क्वांटिटेटिव ईजिंग कर देता है, ये भी तो इशू है। सैंक्शन लगाना अलग है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपने आप डिसाइड कर लेता है वो जैसे ही एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी आएगा तो डॉलर सुनामी आ जाएगा। एक टर्म होता है डॉलर सुनामी, मतलब बहुत सारा डॉलर आ रहा है किसी कंट्री के अंदर। सो बिकॉज ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएसए, इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्ट हो जाती है, उससे इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है, न्यू मनी प्रिंट करनी पड़ती है। फिर है डी वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर, ये है वो यूएस स्पेसिफिक। यार सैंक्शंस प्लेस्ड बाय यूएस ऑन रशिया, ईरान हैज लेड टू डिमिनिशिंग क्रेडिबिलिटी ऑफ यूएसए एंड इट्स डॉलर। फिर ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए अपन ने देखा कि यूएस डॉलर इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट प्रिफर्ड करेंसी फॉर ट्रेड, तो उसने उसकी आर्टिफिशियल प्राइस इंक्रीज कर दी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो गई है हमारी। अपन को बांग्लादेश से ट्रेड करना है तो डॉलर में करना है, तो हाई रेट पे बाय करना पड़ रहा है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है। सो बाय रिड्यूसिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एज वेल। तो अपन ने इसके लिए क्या क्या साइन किया था, वो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया था। फिर डेवलपमेंट ऑफ रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स, यूरोजोन, ब्रिक्स एटसेट्रा एंड ऑल के साथ में। और फाइनली न्यूट्रलाइज द हेजीमनी ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये 6 पॉइंट हो गए, डिवाइडेड इनटू यूएस के खुद के कुछ प्रॉब्लम है, इकोनॉमीज को कुछ अच्छा करना है एटसेट्रा, और अदर कंट्रीज। एक बार इसको पढ़ लो फिर आगे चलते हैं।
उसको कल भी मिला था, वो घर छोड़ के आया। डॉक्टर, उसको कल भी मिला था, वो घर छोड़ के आया। तू फर्स्ट तू हैंड आउट छोड़ दे, मतलब बाहर मान ही नहीं सकता मैं। ऑनलाइन अवेलेबल है बेटा, पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है। तुम्हारी तो बुकलेट में ही है भाई, जो ऑनलाइन बुकलेट अपलोड हुई है उसी में, उसके अंदर ही है ये। हो गया फिनिश, लास्ट 30 सेकेंड्स। कल टैक्सेशन की थीम शुरू करेंगे, घर से जाना है। जो भी बेस सोर्स बनाया है, बेस सोर्स तुम्हारा फाउंडेशन नहीं है, ये पक्का है। जो भी वैल्यू एडेड एंड ऑल कहीं से भी पढ़ा होगा, ABCD अलग अलग सोर्सेज हैं, जहां से भी पढ़ा वहां टैक्सेशन का चैप्टर पढ़ के आएंगे। अभी ये फर्स्ट थीम थोड़ा धीरे पढ़ा है। दिस इज नॉट द स्पीड एट विच वी आर गोइंग टू कवर द थीम्स। इससे और बढ़ेगा, मतलब 4-5 थीम जब हो जाएंगी, जब मैं और आप समझ जाएंगे टेम्पलेट कैसे बनना है, तो 2-3-4 थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेंगे अपन। तो शुरू की 4 ही क्लासेज हैं जो स्लो चलेंगी बस, फिर फास्ट चलेंगे। हाँ, बट ऐसा हो सकता है कि ये क्लास अभी 4 की जगह मैं 7-8 भी ले लूँ, उसमें कोई कंटिन्यूटी में लेनी है अपन को क्लास। अगली क्लास तो 5 तारीख को है वैसे एग्रीकल्चर की, तो उससे पहले अपन फ्री हैं, जितना ले सकते हैं उस वाले पार्ट में। मतलब तब तक अपन तो अगर 7-8 क्लास भी लेना पड़ रहा है तो 7-8 ले लेते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड बेसिक वाला एक पार्ट पे। अब कितनी क्लास लेंगे नहीं पता, तो कल अपन टैक्सेशन जल्दी कर लेंगे तो मजे आ जाएंगे। हो गया फिनिश। आंखें बंद करो और सोचो अपन को पढ़ना है कि बीजेपी 2024 में क्यों आया या 29 में क्यों नहीं जाएगा, और पॉइंट गिनना शुरू करो। वही सारे पॉइंट्स हैं जो अपन को लिखने हैं चैलेंजेस ऑफ डी डॉलराइजेशन में, कि डी डॉलराइजेशन होगा क्यों नहीं। नो वायबल अल्टरनेटिव टू बीजेपी, शुरू वहीं से करना है, एकदम याद करने का तरीका बता रहा हूं, डोंट लाफ। क्रेडिबिलिटी, राहुल बाबा। डॉलर का डोमिनेंस, संघ का डोमिनेंस। हाई ट्रांजिशन कॉस्ट फ्रॉम बीजेपी टू दिस, जैसे ही कर्नाटका आएगा वैसे ही पैसा खत्म हो जाएगा, एटसेट्रा एंड ऑल। एंड बीजेपी इज कंसिडर्ड एज ए सेफ हेवन फॉर इन्वेस्टमेंट। 5 पॉइंट सेमी याद रखने। अब इसको पढ़ लो, है सेमी, एग्जैक्ट सेम सब हेडिंग्स डालनी है। टू मच आउटसोर्सिंग मतलब अर्पण, हो गया फिनिश।
वे फॉरवर्ड इज ऑल्सो सेम, इंडिया ब्लॉक, को एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल पार्टीज टुगेदर एंड अल्टरनेटिव अरेंजमेंट में कंटिन्यू, आरजेडी और उसको मिला के अल्टरनेट अरेंजमेंट करके ठीक कर लो उसको। डी डॉलराइजेशन इंडियाज अपॉर्चुनिटी वाला जो पार्ट है वो कुछ बेनिफिट है कि इंडिया के बेनिफिट क्या होंगे, इंडिया के चैलेंजेस क्या होंगे, डायग्राम वाला पार्ट ही चल जाएगा कि बेनिफिट क्या होंगे एटसेट्रा एंड ऑल, और चैलेंजेस वो खुद से भी पढ़ लोगे तो अपना काम फिनिश्ड है। ठीक है, फिर इस थीम को कंप्लीट कर लेते हैं। ये टेम्पलेट वही लगाया हुआ है कि द न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज एम्स टू पुश टुवर्ड्स इंटरनेशनलाइजेशन, व्हाट अदर मेजर्स एंड सेफगार्ड्स इंडिया मस्ट टेक टू परस्यू फॉर ए सक्सेसफुल रियलाइजेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव। जो अपन ने पढ़ा था ना एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्या करना है, वैसे ही इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रूपी के लिए क्या करना है। तो रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल कम करना है, प्रेडिक्टेबल पॉलिसी मेकिंग करनी है, रेगुलेटरी एनवायरमेंट को इंप्रूव करना है, कैलिब्रेटेड ईज ऑफ कैपिटल कंट्रोल्स, मतलब सीधा ही कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी कंट्रोल ओपन करने की जगह कैलिब्रेटेड ईजिंग करनी है, रूल ऑफ लॉ, ग्रीवियंस एड्रेसल। मतलब इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज सिर्फ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से नहीं होगा, इट हैज टू बी सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। अनलेस एंड अनटिल देयर इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगा तो वाला काम नहीं होगा, बिकॉज तो इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा अपने को। डीप और डीपनिंग स्ट्रेंथनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, बॉन्ड मार्केट बढ़ाना है, इनोवेटिव फंड, रिस्क ट्रांसफर प्रोडक्ट्स, मेंटेन रीजनेबल फॉरेक्स रिजर्व, ऑफशोर प्रेजेंस ऑफ लार्ज इंडियन बैंक्स, मतलब वहां भी रेगुलेशंस को सिंपल करना होगा। इंडिया में भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का शेयर इंक्रीज करना होगा। सेफगार्ड अगेंस्ट इंपोर्टेड इंपैक्ट ऑफ वॉर, इन्फ्लेशन एटसेट्रा एंड ऑल, और इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट इन द ग्लोबल ट्रेड। ये सब करेंगे तभी जाके अपन इंडिया को या इंडियन रुपी को इंटरनेशनलाइज कर पाएंगे। ठीक है, आई थिंक इस थीम के लिए इतना बहुत है। कल मिलते हैं टैक्सेशन। इसमें एक काम और रह गया, अभी इसी वाली थीम में ही एक काम और रह गया कि ये जो आंसर्स अपन ने लिखे थे कहां गए, बंद हो गए। मैंने ही बंद कर दिए क्या? इसमें एक ब्रेनस्टॉर्मिंग आप लोगों को करनी है अभी की, इसी पे ही कर लेना। एक काम करना, कीवर्ड्स उठाए सामने रखना कीवर्ड्स, और कीवर्ड्स को या तो सब हेडिंग्स में डाल लो या कंक्लूजन में डाल लो। सो ट्राई टू डू सम वैल्यू एडिशन इन टॉपर्स आंसर, या खुद से लिखा है तो भी बढ़िया है। दोनों ही पार्ट में देख के करना है वो एकदम। कीवर्ड्स को कैसे यूज करके अपन आंसर को इंप्रूव कर सकते हैं, वो वाली एक एक्सरसाइज कर लेना। वे फॉरवर्ड पे तो स्पेसिफिकली एज्यूम कर लोगे वे फॉरवर्ड पूछा है, लिखना है वे फॉरवर्ड, तो कीवर्ड्स वाले पार्ट में वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन। वी नो द डिफरेंस बिटवीन वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन। कंक्लूजन मीन्स कंक्लूडिंग, 3-4 लाइन में लिखना है। वे फॉरवर्ड इज व्हाट मोर नीड्स टू बी डन और सजेस्टिव मेजर्स विच आर रिक्वायर्ड, और वे फॉरवर्ड ये सब सेम ही होता है। तो उसकी एक एक्सरसाइज आज जाके कर लेंगे घर पे। ठीक, कल मिलते हैं फिर 5 बजे। रुक पहले